सो हेलो गाइस। मेरा नाम है डॉक्टर सौरभ और ये अपनी कोचिंग है, जहाँ पे हम लाइव क्लासेस लेते हैं। अभी तो बंद हो गई है लाइव क्लासेस, गूगल मीट पर लाइव क्लासेस लेते थे। अभी मैंने यूट्यूब पर एक नया सीरीज शुरू करवाया है, वो है श्योर शॉर्ट टॉपिक्स। ठीक है, श्योर शॉर्ट टॉपिक्स कुछ इस तरह के टॉपिक्स हैं जो टॉपिक्स आपको कम से कम पढ़ के जाने हैं। इतने तो आपको कम से कम पढ़ के ही जाने हैं। आज अपना पार्ट 4 है। इट वाज सपोज टू बी पार्ट 5, लेकिन मैंने पार्ट 4 ऑलरेडी प्री रिकॉर्ड करके रखा था। ऑडियो ऑन करना भूल गया। अभी ऑडियो ऑन है क्या? अभी ऑडियो ऑन है। ठीक है, तो फिर से कर रहा हूँ मैं रिकॉर्ड। ठीक है, डबल काम हो गया, कोई बात नहीं। अ, इसका हमारा सेगमेंट कैसा होता है? क्वेश्चंस पूछूंगा मैं, उसका एक्सप्लेनेशन दूंगा, और फिर अपन उसका आंसर आप फिर उसका अपन आंसर सॉल्व करेंगे। कल मैंने पार्ट 3 में मैंने आपको पेडिग्री कराई थी। पेडिग्री के स्टेप्स आप लोगों ने पढ़ ली होंगे। सबसे पहले अपन वाइलिंग देखते, फिर माइटोकॉन्ड्रिया देखते, फिर फादर टू सन हो रहा है या नहीं। अगर हो रहा है तो ऑटोसोमल, अगर नहीं हो रहा है तो एक्स लिंक्ड। ठीक है, फिर ऑटोसोमल डोमिनेंट, ऑटोसोमल रिसेसिव, ऑटोसोमल डोमिनेंट, नो स्किपिंग ऑफ जनरेशन, ऑटोसोमल रिसेसिव, स्किपिंग ऑफ जनरेशन, फिर एक्स लिंक डोमिनेंट, एक्स लिंक रिसेसिव, एक्स लिंक डोमिनेंट। डोमिनेंट कौन है? फादर, तो फादर टू ऑल अपोजिट सेक्स, मतलब फादर टू ऑल डॉटर। रिसेसिव कौन है अपने घर में? मदर, तो मदर टू ऑल अपोजिट सेक्स, मतलब मदर टू ऑल सन। ये तो अपन ने कल देख लिया था। जिसको नहीं देखा तो पहले पार्ट 3 दिख कर आ जाओ। इस पर मेरे कुछ पॉइंट्स रह गए थे। कुछ पॉइंट्स जो थे वो कवर नहीं कराए मैंने अभी तक, तो वो एक बार कवर कर लेते हैं। जैसे कि ऑटोसोमल डोमिनेंट जो है वो कितना ट्रांसफर करता है? 50% अपना ट्रेड ट्रांसफर करता है। वही ऑटोसोमल रिसेसिव कितना करता है? 25% अपना ट्रेड ट्रांसफर करता है। ये वन लाइनर है, याद रखना है सभी को। इस पे क्वेश्चन कैसे आते हैं? इफ डिजीज इज गेटिंग ट्रांसमिटेड फ्रॉम ग्रैंड मदर टू मदर एंड देन चांसेस ऑफ गेटिंग ट्रांसमिटेड टू नेक्स्ट जनरेशन, मतलब ग्रैंड मदर से मदर, और फिर इधर से इनके बच्चों को मतलब कितना परसेंट चांस है कि डिजीज ट्रांसफर हो सकती है। तो आप देख सकते हो, ग्रैंड मदर को बीमारी है, मदर को बीमारी है, बच्चों को बीमारी है, देयर इज नो स्किपिंग ऑफ जनरेशन। इफ देयर इज नो स्किपिंग ऑफ जनरेशन तो ऑटोसोमल डोमिनेंट में कितना परसेंट ट्रांसफर करता है? 50% ट्रांसफर करता है, जो मैंने ऊपर वन लाइनर में देख लिया था। आगे चलते, इफ बोथ पेरेंट आर सफरिंग फ्रॉम बीटा थैलेसीमिया, बीटा थैलेसीमिया मुझे पता है ऑटोसोमल रिसेसिव, और ऑटोसोमल रिसेसिव कितना परसेंट ट्रांसफर करता है? 25% ट्रांसफर करता है। जो मैंने पेडिग्री पढ़ाया था, पेडिग्री के जो स्टेप्स पढ़ाए थे, स्टेप्स पढ़ाने के साथ साथ मैंने आपको बोला था कि 90% ये आपके प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। रिमेनिंग 10% का क्या करें भाई? रिमेनिंग 10% का क्या करें? जहाँ पे अपना रूल फेल हो जाता है, वो रूल आपको ना यूट्यूब में मिलेगा, ना कोई किताबों में मिलेगा, ना कहीं कुछ भी कहीं पे भी नहीं मिलेगा। वो मेरा खुद का रूल है। ठीक है, ओके। रूल अगर फेल हो जाए तो ये अपन रूल फेल भी एक बार देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ पे रूल फेल होता है। जैसे कि ये एक सिनेरियो है, ये एक सिनेरियो है जो कि है वाई लिंक्ड। मैंने ये ऑलरेडी यूट्यूब में डाल दिया था, ये वाला जो इमेज था, और मैंने ये सॉल्व नहीं कराया था। मैंने ये सॉल्व नहीं कराया था। मैंने आपको बोला था होमवर्क है आपका, अगर आपको आता है तो ठीक, नहीं आता है तो कोई बात नहीं। ठीक है, और अभी तक एक भी स्टूडेंट नहीं है जिसने मुझे ये वाला इमेज का स्क्रीनशॉट भेजा कि सर ये समझा दो, वो समझा दो। ठीक है, चलो। सबसे पहले तो वाइलिंग अपन देखते थे। वाइलिंग तो नहीं है भाई, क्योंकि ऑल मेल्स अफेक्टेड तो है नहीं, ये पहला मेल ही नॉन अफेक्टेड है, तो ये ऑल मेल अफेक्टेड नहीं है। दूसरा अपन चेक करते हैं माइटोकॉन्ड्रियल मदर टू ऑल है क्या? मदर टू ऑल नहीं है भाई, सिर्फ और सिर्फ मदर ने मेल को दी, फीमेल को तो दी नहीं, तो मदर टू ऑल भी नहीं हुआ। तीसरा है ऑटोसोमल डोमिन, ऑटोसोमल सॉरी, फादर टू सन हो रहा है या नहीं? फादर टू सन तो बिल्कुल हो रहा है। फादर टू सन तो बिल्कुल हो रहा है। तो ये हो सकता है ऑटोसोमल डोमिनेंट, क्योंकि देयर इज नो स्किपिंग ऑफ जनरेशन। लेकिन यहाँ पर रूल अपना फेल हो जाता है। ये होता है एक्स लिंक रिसेसिव, क्योंकि जिस तरह से आप देख सकते हो, मदर टू ऑल अपोजिट सेक्स, मदर टू ऑल अपोजिट सेक्स, जैसे कि आप देख सकते हो एक्स लिंक रिसेसिव। ये एक इमेज है जहाँ पे अपना रूल फेल हो जाता है। तो ये एक इमेज का एक अ, दिमाग में बना के चले जाओ एग्जाम में कि अगर कुछ इस तरह का इमेज आए तो आप एक्सलिंग रिसेसिव मार्क करके आओगे। बाकी हर जगह अपना रूल पास है। हर जगह अपना रूल पास है। ये एक सिनेरियो है जहाँ पे अपना रूल फेल होता है। तो प्लीज 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 थोड़ा सा गौर से देख के जाइएगा। ठीक है, ये वाला। अगर आप इन्हें इसको 2-3 बार देख लें तो आपको एग्जाम हॉल में क्लिक, अरे ये तो अपन ने उसी दिन देखा था, अरे ये एक्सलिंग रिसेसिव में मार्क करके घर वापस आ जाना। ठीक है, नेक्स्ट। ये एक सिनेरियो है, ओके। ये एक सिनेरियो है जहाँ पे आप देख सकते हो
फादर टू सन हो रहा है, अगर फादर टू सन हो रहा है तो इसको मैं कहूंगा ऑटोसोमल। ऑटोसोमल। क्या ये ऑटोसोमल डोमिनेंट है या रिसेसिव है? डोमिनेंट मतलब देयर इज नो स्किपिंग ऑफ जनरेशन, रिसेसिव है मतलब स्किपिंग ऑफ जनरेशन। यहाँ पे अफेक्टेड है, क्या इस जनरेशन में अफेक्टेड है? आप बोलोगे हाँ भाई दो लोग अफेक्टेड है। नहीं, लेकिन आप ट्री का हिस्सा देख सकते हो। अ, ये दो जो पेरेंट्स है, इन लोगों से तीन बच्चे हुए, तीनों के तीनों नॉन अफेक्टेड है, तीनों के तीनों नॉर्मल है, मतलब देयर इज स्किपिंग ऑफ जनरेशन। अगर देयर इज स्किपिंग ऑफ जनरेशन तो इसका आंसर हो गया ऑटोसोमल रिसेसिव हो गया। एनबी वालों ने क्या किया था, इसका एक एक्चुअली पूरा फुल इमेज था, उसका क्रॉप करके हाफ इमेज दिया था। फुल इमेज कैसा था, कुछ इस तरह से था उसका फुल इमेज। इसको क्रॉप करके बस इतना वाला पूछ लिए, लेकिन कल जाके अगर आपको इतना बड़ा फुल इमेज आ जाए तो क्या करोगे आप? ठीक है। इन्होंने क्रॉप कर दिया था ये, इतना ही पूछा था इन्होंने। ठीक है। ओके। ऑटोसोमल रिसेसिव। ठीक है, ऑटोसोमल रिसेसिव केस। ठीक है। चलो, इस तरह से था ये कुछ तो। आई होप पेडिग्री सबको क्लियर हो गई होंगी अभी तक के। ठीक है। Next, 55-year-old male presents with headache, weight loss, and visual disturbance. Examination shows there's a dilated temporal artery. टेम्पोरल आर्टरी मतलब ये क्या हो गया, टेम्पोरल आर्टराइटिस हो गया। आप लोगों ने पढ़ा होगा ये। ऑफ कोर्स पैथो की शुरुआत ही इसी से होती है, मतलब बहुत कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है। इसका दूसरा नाम क्या है? जाइंट सेल आर्थराइटिस। जाइंट सेल आर्थराइटिस। ठीक है, जाइंट सेल आर्थराइटिस। चलो, तो उसके लिए अपने को पूरा का पूरा टॉपिक पढ़ना पड़ेगा, मतलब है लार्ज वेसल वेस्कुलाइटिस। अब तीन टाइप के होते हैं, लार्ज, मीडियम, स्मॉल। पहले अपन लार्ज देखते हैं। लार्ज में क्या क्या आएगा? लार्ज में आएगा पहले तो टेम्पोरल आर्टराइटिस या फिर जाइंट वेसल वेस्कुलाइटिस। यहाँ पे क्या होता है, टेम्पोरल आर्टरी जो है वो उसकी मतलब बाहर प्रोट्रूड हो जाता है अक्षय कुमार की तरह। मोस्ट कॉमन वेसल ऑफ कोर्स टेम्पोरल आर्टरी होती है। चलो, मोस्ट कॉमन सिम्टम क्या है? पेन होगा उसको, हेडेक होगा उसको। मोस्ट स्पेसिफिक सिम्टम क्या है उसका? मोस्ट स्पेसिफिक सिम्टम इज जॉ क्लॉडिकेशन, कि भाई हेडेक प्लस जॉ क्लॉडिकेशन हो रहा है, मतलब भाई हो गया। और डेंजरस साइन क्या है? आपकी आई अफेक्ट हो जाएंगी। आई अफेक्ट हो जाना मतलब लॉस ऑफ विजन हो जाना, लॉस ऑफ विजन हो जाना। ठीक है, तो ये हो गया अपना टेम्पोरल आर्थराइटिस। और इसकी एज क्या होती है? एज मोर देन 50, यूजुअली एज मोर देन 50 होती है। ठीक है। नेक्स्ट है अपना टकायासु आर्थराइटिस या फिर पल्सलेस डिजीज। इसको पल्सलेस क्यों कहा गया है अपन 2 मिनट में देखते हैं। टकायासु आर्थराइटिस कौन से आर्टरी को अफेक्ट करता है? एग्जैक्टली वो आर्क ऑफ आयोटा को अफेक्ट करता है। इसलिए आर्क ऑफ आयोटा को अफेक्ट करने की वजह से इसको अपन आयोटो आर्टराइटिस भी कहते हैं, बिकॉज इट अफेक्ट आर्क ऑफ आयोटा। इसमें होता क्या है टकायासो आर्टराइटिस में? मेरा जो अपर लिम्ब है, अपर लिम्ब है मेरा, अपर लिम्ब में जो मेरा राइट हैंड है, लेफ्ट हैंड है, यहाँ पे डिफरेंट बीपी होते हैं। यहाँ पे बीपी डिफरेंट होते हैं, अब मतलब राइट हैंड लेफ्ट हैंड का डिफरेंट बीपी। लेकिन अगर मैं अपर लिम्ब लोअर लिम्ब इन दोनों का अगर मैं डिफरेंट बीपी बोलूं, इन दोनों में अगर डिफरेंट बीपी है तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा कोऑक्टेशन फायोटा, जिसमें इन्वर्टेड थ्री साइन मिलती है। आप लोग इमेज देख लेना इन्वर्टेड थ्री साइन की। ठीक है। कोऑक्टेशन फायोटा में डिफरेंट पल्स इन अपर लिम्ब एंड लोअर लिम्ब। भाई कौन है ना, ठीक है ऑन है। चलो, अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब में डिफरेंट। ठीक है, राइट हैंड लेफ्ट हैंड में डिफरेंट बीपी, तो हो गया अपना टकाएसो आर्थराइटिस। लेकिन अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब यहाँ पे अगर डिफरेंट बीपी हो गया तो कोऑक्टेशन ऑफ आयोटा। ठीक है, तो चलिए इतनी ही चीज आपको याद रखनी है। नेक्स्ट अपना है मीडियम वेसल वेस्कुलाइटिस। मीडियम वेसल वेस्कुलाइटिस में सभी को पता है एक निमोनिक है जो सबका मतलब हर जगह फेमस है। वो है आपका पान खाता बच्चा। वो क्या है आपका? पान खाता बच्चा। पान मतलब पॉली आर्थराइटिस नोडुसा। पॉली आर्थराइटिस नोडुसा। खाता मतलब कावासाकी, जिसमें स्ट्रॉबेरी टंग मिलता है। अ, बच्चा मतलब बर्जर डिजीज। एक मिनट, क्या चल रहा है? ओके। ओके, बर्जर डिजीज।
बर्जर डिजीज क्या होता है वो भी अपन देखेंगे, ठीक है। बर्जर डिजीज क्या होता है वो भी अपन देखेंगे थोड़ी देर में, ठीक है। तो पान खाता बच्चा इस पॉलीआर्थराइटिस नोडोसा, चलो एक एक को अच्छे से पढ़ते हैं अपन, ठीक है। ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को अपन 2 मिनट बाद देखेंगे। पान खाता बच्चा, पान मतलब पॉली आर्थराइटिस नोडोसा, इसमें क्या होता है? सबसे पहले तो वायरल मार्कर अपने को देखा है एचबीएस एंटीजन। मैंने आपको ये वाला टॉपिक भी करा दिया था, हेपेटाइटिस वाला भी टॉपिक करा दिया था पिछले पार्ट में, आप देख सकते हो। कौन सी वेसल को अफेक्ट नहीं करता है? पल्मोनरी। लेकिन कौन सी वेसल को अफेक्ट करता है? वो है रेनल। और इसमें कौन से टाइप का नेक्रोसिस दिखाता है? फिब्रिनल नेक्रोसिस। हाँ, हाँ मम्मी, हाँ, ओके, ओके। फिब्रिनल नेक्रोसिस ये एक ऐसा टाइप का नेक्रोसिस है जो 3 अक्षर वाले जो है, 3 अक्षर वाले हैं उसको अफेक्ट करता है। 3 अक्षर वाले जो बीमारियां है, डिजीजेस है, उनको अफेक्ट करता है। 3 अक्षर वाली बीमारियां मतलब पॉली आर्थराइटिस नोडुसा जो भी अपन पढ़ रहे हैं, पैन, मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन, ठीक है। और क्या क्या है? रूमेटिक हार्ट डिजीज, ओके। और एक है एसएलई, ठीक है। तो ये सारी की सारी जो चीजें है यहाँ पे आपको फिब्रिनल नेक्रोसिस मिलेगा। फिब्रिनल नेक्रोसिस कहाँ पे मिलता है? 3 अक्षर वाले में मिलता है, ठीक है। तो ये अपना पॉलीआर्थराइटिस नोडुसा, ये जो नेक्रोसिस है, टाइप्स ऑफ नेक्रोसिस, वो अपन थोड़ी देर बाद देख लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है उसमें, ठीक है। नेक्स्ट, खाता। खाता मतलब कावासाकी। कावासाकी में क्या मिलता है मेरे को? कावासाकी में मुझे स्ट्रॉबेरी टंग मिलती है, किड्स लेस देन 5 ईयर। और कावासाकी में क्या होता है? ऑल रेड। ये क्या हुआ भाई ऑल रेड? ऑल रेड मतलब यहाँ पे एक निमोनिक है जिसका नाम है क्रीम। क्रीम मतलब क्या है? ऑल रेड। सी फॉर कंजंक्टिवाइटिस, हाँ, आंखें लाल हो जाना, कंजंक्टिवाइटिस, आंखें लाल हो जाना। आर फॉर रैश, बॉडी लाल हो जाना। ई फॉर इडिमा। ए फॉर अडीनोपैथी। एंड एम फॉर म्यूकोसल मेम्ब्रेन, म्यूकोसल इन्वॉल्वमेंट। म्यूकोसल इन्वॉल्वमेंट मतलब स्ट्रॉबेरी टंग हो जाना। तो ये क्रीम याद रखना है अपने को कावासाकी के लिए। बच्चा है बर्जर डिजीज। बर्जर डिजीज क्या होता है भाई? बर्जर डिजीज का दूसरा नाम क्या है? थ्रोम्बोएंजाइटिस ऑब्लिटरेंस, जिसको अपन ताऊजी कहते हैं। थ्रोम्बोएंजाइटिस ऑब्लिटरेंस। वर्ड डिफिकल्ट लग रहा होगा तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट पेज में मैंने पूरा वर्ड उसका लिखा रखा है। फिलहाल आप ताऊजी ही याद रखो। थ्रोम्बोएंजाइटिस ऑब्लिटरेंस, उसका जो फुल फॉर्म है उसको साइड में रखो, थोड़ा डिफिकल्ट है उसका फुल फॉर्म। चलो, बर्जर डिजीज में मुझे क्या याद रखने का है? एक तो इसमें क्रॉनिक स्मोकर होता है, प्लस इंटरमीडिएट क्लॉडिकेशन, प्लस इंटरमीडिएट क्लॉडिकेशन होता है इसमें। याद रखना, क्रॉनिक स्मोकर प्लस इंटरमीडिएट क्लॉडिकेशन। लेकिन इसकी एज क्या होती है? लेस देन 65 ईयर्स। अगर मोर देन 65 ईयर्स हो जाए, क्रॉनिक स्मोकर प्लस इंटरमीडिएट क्लॉडिकेशन, तो इसको अपन कहते हैं अथेरोस्क्लेरोसिस। अथेरोस्क्लेरोसिस, ठीक है। सेम प्रेजेंटेशन, एज ग्रुप डिफरेंट है। लेस देन 65 बर्जर, मोर देन 65 अथेरोस्क्लेरोसिस, ठीक है। तो याद रखना है आपको, ठीक है। बर्जर डिजीज, थ्रोम्बोएंजाइटिस ऑब्लिटरेंस, ताऊजी, एसोसिएटेड विद एचएलए बी5। हाँ, दूसरी बात मुझे आपको ये पूछनी है, आपको बर्जर, देखो बर्जर तो पता है आपको, और एक होता है बर्गर। सभी ने जो पार्ट, सारे के सारे पार्ट्स फॉलो कर रहे होंगे, उनको पता होगा, ये मैं पहले भी करा चुका आपको। बर्जर क्या होता है? सॉरी, बर्गर क्या होता है? आईजीए नेफ्रोपैथी होती है। बर्गर क्या होती है? बर्गर का दूसरा नाम आईजीए नेफ्रोपैथी, जो कि नेफ्राइटिक सिंड्रोम में आती है। नेफ्राइटिक सिंड्रोम में आती है। लेकिन इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? यहाँ पे आप यू देख सकते हो। यू मतलब अंकल। ताऊजी को अपन इंग्लिश में क्या कहते हैं? अंकल कहते हैं ना। अंकल मतलब ही ताऊजी, ठीक है। तो क्रॉनिक स्मोकर प्लस इंटरमीडिएट क्लॉडिकेशन, इससे आप डिफरेंशिएट इजीली कर सकते हो। 50 साल का बुड्ढा है, क्रॉनिक स्मोकर है, प्रेजेंटेड विद इंटरमीडिएट क्लॉडिकेशन, और पेन होता है जब वो एक्टिविटी करता है तो उसको पेन होता है, तो क्या होगा? बर्गर होगा, बर्जर होगा, तो सी वाला होगा, बर्जर होगा, ठीक है। बर्जर, बर्गर नहीं, बर्जर, ठीक है। हम्म। एक्चुअली मैंने इसको इसको मैंने स्टूडेंट्स को समझाने के लिए यू फॉर अंकल जी, अंकल को हिंदी में क्या कहते हैं? ताऊ जी कहते हैं। हाँ, लेकिन मैंने जब अपने टाइम पे जब मैं प्रिपेयर कर रहा था एफएमजी के लिए, तो मैंने एक याद रखा था, बर्जर, बर्जर सीमेंट, ठीक है, बर्जर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। आप लोगों ने वो वाला एडवर्टाइजमेंट देखा होगा, उसमें क्या होता है? एक बुढ़ा होता है, बुढ़ा आता है, बर्जर सीमेंट नहीं, वो बांगर सीमेंट था, है ना। तो बांगर को मैं बर्जर बोलता है, बर्जर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा, ठीक है। तो बुढ़ा, बीयू, बीयू से बुढ़ा, बुढ़ा मतलब ताऊ जी, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन था। 52 साल का आदमी है, प्रेजेंटेड विद एब्डोमिनल क्रैम्प फॉर फ्यू मंथ एंड रिसेंट ऑनसेट ऑफ हाइपरटेंशन।
फर्दर इमेजिंग शोज फोकल नैरोइंग ऑफ रीनल आर्टरीज बाय रीनल अफेक्टेड है उसकी, एंड इट्स ब्रांचिंग वेस्कुलर बायोप्सी शोज फिब्रिनल नेक्रोसिस। ऐसा कौन सा बीमारी है जो फिब्रिनल नेक्रोसिस बताता है और रीनल आर्टरी को अफेक्ट करता है? वो है पॉलीआर्थराइटिस नोडोसा, पैन। ठीक है, तो और पैन किससे एसोसिएटेड होता है? इसका हेपेटाइटिस बी से एसोसिएटेड होता है। बिग चेस्ट अपन ने देखा, हेपेटाइटिस से एसोसिएटेड होता है, रीनल को अफेक्ट करता है, फिब्रिनल नेक्रोसिस बताता है, तो ये अपना आंसर हो गया पैन। आगे बढ़ते हैं, चलो। हम्म, इतना ही था ना ये कुछ? देख लो कैसा होता है बर्जर डिजीज, इसलिए ज्यादा सिगरेट नहीं पीने का ये प्रॉब्लम। हाँ, एक्चुअली B5 से एसोसिएटेड है बर्जर। ठीक है। अच्छा, HLA-B27 कल ही अपन ने पढ़ा था, एंकेलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, रीटर सिंड्रोम, या फिर रिएक्टिव आर्थराइटिस भी कहते हैं उसको अपन। सोरियाटिक क्या था वो? सोरियाटिक आर्थराइटिस था ना? नहीं, सोरियाटिक आर्थराइटिस नहीं था यार, कुछ और था वो। सोरियाटिक आर्थराइटिस ही था शायद से। ठीक है, ओके। और कौन कौन से आते हैं B27 में? एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस आता है, रीटर आता है, सोरियाटिक आर्थराइटिस आता है, ये सब आता है। कल मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, लेकिन किसी ने भी उसका आंसर नहीं दिया है कमेंट बॉक्स में। HLA-DQ2 DQ8, ये कौन होता है भाई? DQ2 DQ8 किससे एसोसिएटेड है? सीलियक डिजीज से एसोसिएटेड। किससे एसोसिएटेड है? सीलेक्ट डिजीज से एसोसिएटेड है। सीलेक्ट डिजीज क्या होता है भाई? सीलेक्ट डिजीज एक ऐसी डिजीज होती है जिसमें ग्लूटेन की सेंसिटिविटी आ जाती है। तो मतलब वो आदमी ग्लूटेन नहीं खा पाता, तो उसको क्या अवॉइड करने का है? उसको अवॉइड जो चीज करनी है वो है ब्रोज। ब्रोज चल रहा है ना? हाँ, चल रहा है। ओके, ब्रोज अवॉइड करना है। बार्ले, राय, ओट, वीट, सेमोलिना। इसका पीवाईक्यू क्या था? पीवाईक्यू ये था कि क्या आप राइस खा सकते हो? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप राइस खा सकते हो। ये आपका पीवाईक्यू है। लेकिन ये सब आपको अवॉइड करना है, बार्ले, लाए, ओट, व्हीट, सेमोलिना, ये सब आपको अवॉइड करने का है। होता क्या है सिलेक्ट डिजीज में? सिलेक्ट डिजीज में एक एंटीबॉडी प्रोड्यूस होते हैं जिसका नाम है टट्टाजी एंटीबॉडी, एंटी टट्टाजी एंटीबॉडी। एक्चुअली वो TTA रहता है। ठीक है, सॉरी TTG होता है वो, सॉरी। लेकिन मैं उसको TTA टट्टा जी करके बोलता हूँ मैं उसको। ठीक है, तो एंटी टट्टा जी एंटीबॉडी, सीलेक्ट डिजीज ये क्या करती है एंटीबॉडी? ये जो वीलस रहता है ना, जहाँ पे न्यूट्रिशन का एब्जॉर्प्शन करते हैं, वीलस जो रहते हैं अपने ऐसे वीलस रहते हैं, ये सब क्या करते हैं? न्यूट्रिशन का एब्जॉर्प्शन करते हैं। ये क्या करते थे? वीलस की अट्रॉफी कर देते हैं। अट्रॉफी मतलब इसी का छोटा छोटा कर देते हैं, डैमेज कर देते हैं। अगर वीलस अट्रॉफी हो जाए तो क्या न्यूट्रिशन का एब्जॉर्प्शन होगा? बिल्कुल नहीं होगा। अगर न्यूट्रिशन का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो क्या ग्रोथ होंगी? नहीं होंगी। तो पेशेंट क्या हो जाएगा? माल न्यूट्रिशन, कुपोषित हो जाएगा पेशेंट। ठीक है, माल न्यूट्रिशन के साथ प्रेजेंट करेगा पेशेंट। ये बात याद रखना है आपको। ठीक है। ये था मेरा सिलेक्ट डिजीज का सिनेरियो। ठीक है, और क्या पढ़ सकते हैं अपन सिलेक्ट डिजीज में? हाँ, सिलेक्ट डिजीज में एक डर्मेटोलॉजिकल प्रॉब्लम भी आती है, वो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। एक सिलेक्ट डिजीज में एक डर्मेटोलॉजिकल प्रॉब्लम आती है, वो मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर में। एक सेकंड होगा यहाँ पे मेरे साथ, तो मेरे पास होंगे, एक मिनट में देख लेता हूँ। यहाँ पे सिलेक्ट डिजीज में एक डर्मेटोलॉजिकल, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो नीट में भी आ चुका है और FMG में भी आ चुका है। कौन से डर्मेटोलॉजिकल प्रॉब्लम आ जाती है इसमें? आप देख सकते हो कि सिमेट्रिकल इन्वॉल्वमेंट ऑफ एक्सटेंसर्स। एक्सटेंसर्स में क्या हो गए हैं? सिमेट्रिकल एब्नॉर्मेंट, सिमेट्रिकल इन्वॉल्वमेंट हो गया है। मतलब आप देख सकते हो, जो एल्बो है, दोनों एल्बो को सिमेट्रिकली लीजन आए हैं। दोनों नी में सिमेट्रिकल लीजन आए हैं, और दोनों एल्बो में सिमेट्रिकल लीजन आए हैं। तो सिमेट्रिकल एक्सटेंसर इन्वॉल्वमेंट, इसको क्या कहते हैं? इसको अपन कहते हैं डर्मेटाइटिस हर्पेटिफॉर्मिस। डर्मेटाइटिस हर्पेटिफॉर्मिस। तो एक सिलेक्ट डिजीज में एक याद रखने का, कौन सा डर्मेटोलॉजिकल इन्वॉल्वमेंट है? डर्मेटाइटिस हर्पेटिफॉर्मिस। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, नीट FMG सब में पूछा गया है ये। ठीक है, ओके। हम्म, ठीक है, एक मिनट, एक सेकेंड।
ओके चलो, ठीक है। तो एंटी टेट्रा जी एंटीबॉडी डीएल क्यू डी क्यू एट, ये सब याद रखने का है आपको। स्मॉल वेसल वेस्कुलाइटिस के पास चलते हैं अभी, स्मॉल वेसल वेस्कुलाइटिस। ओके, इसमें क्या आता है? एचएसपी। एचएसपी मतलब हेनॉक्सोलिन पर्पुरा। हेनॉक्सोलिन पर्पुरा। चलो, हेनॉक्सोलिन पर्पुरा, ठीक है। ओके, हेनॉक्सोलिन पर्पुरा को अपन कैसे याद रखें? हेनॉक्सोलिन पर्पुरा को अपन एक निमोनिक है उसके लिए, वो है हेनॉक्सोलिन पर्प्यूरा। बन गया अपना निमोनिक। एच फॉर क्या होता है? एच फॉर हिमेटूरिया। पेशेंट कैसा है? हिमेटूरिया। एस फॉर स्मॉल किड, छोटा बच्चे में हो रहे हैं। पी फॉर परप्यूरा, तो कैसा? पाल्पेबल परपुरा। और पी फॉर प्लेटलेट इज नॉर्मल। प्लीज, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है। प्लेटलेट इज नॉर्मल। ए फॉर एब्डोमिनल पेन एंड आर्थराइटिस। एब्डोमिनल पेन एंड आर्थराइटिस, ठीक है। तो हिनोक्सोलिन पर्पुरा के बारे में ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। नहीं, एक मिनट, सॉरी। चलो यार, एक स्टूडेंट है, क्वेश्चन 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 आ रहे हैं उसकी तरफ से। ओके चलो, वैगनस ग्रैनुलोमेटोसिस देख लेते हैं एक बार। वैगनस ग्रैनुलोमेटोसिस, वैगनस ग्रैनुलोमेटोसिस क्या होता है? एक बात याद रखनी है आपको वैगनस ग्रैनुलोमेटोसिस के बारे में, कि इसमें क्या मिलता है अपने को? स्ट्रॉबेरी गम मिलते हैं इसमें अपने को। स्ट्रॉबेरी गम्स मिलते हैं अपने को इसमें, ठीक है। ओके, और ये कौन सा एंटीबॉडी पॉजिटिव रहता है? ये सी एन का। सी एन का, ओनली एंड ओनली सी एन का पॉजिटिव इज वैगनर ग्रैनुलोमेटोसिस। एक था एस का करके, एस का एंटीबॉडी, ये किस में मिलता है अपने को? क्रॉन डिजीज में मिलता है। और पी एन का बाकी सब जगह पी एन का डाल देना। सी एन का वैगनस, एस का क्रॉन, पी एन का बाकी सब जगह। ये सब याद रखना आपको वैगनर ग्रैनुलोमेटोसिस के लिए। और क्या चीजें याद रखनी है आपको? अगर हिमोप्टिसिस प्लस हिमेटूरिया हो जाए, मतलब ही ऊपर से खून नीचे से खून, ऊपर से खून नीचे से खून, ये हो गया गुड पास्चर सिंड्रोम। और गुड गुड पेस्ट्रीज कहाँ पे मिल रही थी आपको? जीबी रोड में मिल रही थी, तो एंटी जीबीएम एंटीबॉडी रिस्पॉन्सिबल है इसमें, ठीक है। लेकिन हिमोप्टिसिस प्लस हिमेटूरिया प्लस अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी हो जाए, तो ये हो गया मेरा वैगनस ग्रैनुलोमेटोसिस। ये हो गया मेरा वैगनस ग्रैन्युलोमेटोसिस, ठीक है। तो कुछ इस तरह से सिनेरियो इसका, तो प्लीज 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 याद रखिएगा, ठीक है। ओके, ये प्लेटलेट नॉर्मल है, इसको मैंने हाईलाइट क्यों करके रखा है? क्योंकि 2 मिनट में आपको समझ जाएगा क्यों हाईलाइट करके रखा है।
A child presents with rash in lower limb. He also complained of abdominal pain and joint pain. Presence of hematuria is also been documented and platelet is not reduced. मतलब platelet is normal. हेमाटूरिया है, प्लेटलेट नॉर्मल है, एब्डोमिनल पेन है, आर्थराइटिस है। भाई ये सब तो हिनोक्शोरन पर प्यूरा का सिनेरियो है भाई। हेमाटूरिया है, स्मॉल कीड है, और प्लेटलेट नॉर्मल है, एब्डोमिनल पेन है, आर्थराइटिस है, ये सब है हिनोक्शोरन पर्पुरा का। ठीक है। एक और एक आता है विस्कॉट एलरिच सिंड्रोम। एक क्या आता है विस्कॉट एलरिच सिंड्रोम, जिसमें कौन सा म्यूटेशन होता है, वेस्प जीन का म्यूटेशन होता है क्रोमोसोम नंबर 1123। अगर मैंने बोला ट्रांसलोकेशन 1122, इससे क्या याद आता है, इससे एक याद आता है एविंग सार्कोमा का। एविंग सार्कोमा का क्लासिकल प्रेजेंटेशन क्या रहता है, अनियन स्किन अपीयरेंस, अनियन स्किन, सॉरी अनियन अनियन पिल स्किन या फिर पिल। अनियन पिल अपीयरेंस और कहाँ पे मिलता है अपने को, प्राइमरी स्क्लेरोसिंग कोलेंजाइटिस में मिलता है। प्राइमरी स्क्लेरोसिंग कोलेंजाइटिस में मिलता है। ठीक है, प्राइमरी स्क्लेरोसिंग कोलेंजाइटिस में मिलता है अपने को अनियन पिल अपीयरेंस। ठीक है। एक मिलता है अपने को सनबर्स्ट। सनबर्स्ट काफी मिल रहा था अपने को, सनबर्स्ट मिलता है अपने को ऑस्टियोसार्कोमा में। ठीक है। तो ये सब बातें हैं जो आपको याद रखनी है। ठीक है। इसमें क्या होता है, आईजीए आईजीई इम्यूनोग्लोबुलिन एलिवेटेड होता है। इसको कैसे याद रखें, ए बढ़ते चले जाता है ना, ए तो बढ़ते चले जाता है, तो एई इम्यूनोग्लोबुलिन एई एलिवेटेड होता है। याद कैसे करेंगे अपन इसको, वाटर वाटर, डब्ल्यू ए मतलब विस्कॉट एलरिच, टी मतलब थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया मतलब प्लेटलेट इज डिक्रीज्ड। चलो, ई मतलब एक्जिमा, एंड आर मतलब रिकरेंट बैक्टीरियल इन्फेक्शन। रिकरेंट बैक्टीरियल इन्फेक्शन, रिकरेंट बैक्टीरियल इन्फेक्शन क्यों होता है, क्योंकि आपकी इम्यूनिटी डिक्रीज हो गई है, जिसके वजह से रिकरेंट बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रहा है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे पैरों में लाल लाल है, और आप देख सकते हो हिनोक्शियन पर्पुरा में भी क्या होता है, पाल्पेबल पर्पुरा। तो हिनोक्शियन पर्पुरा का अगर मैं डायग्राम बनाने जाऊं तो कुछ इस तरह से आएगा, ये उसके पैर है, ये उसके बटक से, और इसमें ऐसे ऐसे करके आएगा। ठीक है। सेम ऐसा ही प्रेजेंटेशन आपका विस्कॉट एल्ड्रिच सिंड्रोम का भी आ सकता है, विस्कॉट एल्ड्रिच सिंड्रोम में भी सेम आ सकता है, और ये सेम हिनोक्शियन पर्पुरा। डिफरेंशिएट कैसे करोगे आप, प्लेटलेट, यहाँ पे प्लेटलेट क्या होता है, हिनोक्शियन पर्पुरा में प्लेटलेट नॉर्मल, लेकिन विस्कॉट एल्ड्रिच सिंड्रोम में प्लेटलेट इज डिक्रीज, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होता है। तो प्लीज 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 इतनी चीजें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट, थाइमिक हाइपोप्लेजिया या फिर टी सेल डिक्रीज, ये कहाँ पे मिलता है आपको, थाइमिक हाइपोप्लेजिया, टी सेल डिक्रीज, डी जॉर्ज सिंड्रोम। इसमें कौन से हार्मोन का प्रॉब्लम आता है, सॉरी इसमें कौन से ग्लैंड का प्रॉब्लम आता है, पैराथायरॉइड ग्लैंड का प्रॉब्लम आता है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि थायराइड ग्लैंड का प्रॉब्लम आता है, नहीं भाई, पैराथायराइड का प्रॉब्लम आता है, याद रखने का। बी सेल डिक्रीज इज ब्रूटन डिजीज, ब्रूटन डिजीज में किसका जीन म्यूटेशन आता है, टायरोसिन काइनेज जीन म्यूटेशन आता है। चलो, टायरोसिन काइनेज जीन म्यूटेशन आता है ब्रूटन डिजीज में। एक मैंने पढ़ा था एनकाइरिन जीन म्यूटेशन, शायद आपको याद होगा, एनकाइरिन जीन म्यूटेशन हेरिडिटरी स्पिरोसाइटोसिस में होता है। ठीक है। एक मैंने पढ़ा था टायरोसिन काइनेज इनिबिटर, एक दवाई थी, वो थी इमैटिनिब। याद आ रहा होगा सबको, इमैटिनिब कहाँ पे यूज करते हैं अपन, सीएमएल और गीस्ट में यूज करते हैं। ठीक है। तो याद रखना है सभी को ये सब। एससीआईडी सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी ड्यू टू ईडीए डेफिशिएंसी, बहुत इंपॉर्टेंट है, पीवाईक्यू आपका ये। ठीक है, एससीआईडी सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी किसकी डेफिशिएंसी की वजह से है, ये एडीए की डेफिशिएंसी है। अगर आपको लग रहा होगा मैं बहुत स्पीड जा रहा हूँ तो मेरे को कमेंट बॉक्स में एक बार आप बता देना कि नेक्स्ट टाइम से थोड़ा स्पीड कम करिए, या फिर राइटिंग थोड़ी सुधार लीजिए, क्योंकि अगर मैं राइटिंग सुधारने जाऊँ तो बहुत लंबा हो जाएगा सब वीडियो। ठीक है, इसलिए मैं, चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये इनका क्या प्रॉब्लम है भाई। ओके, नेक्स्ट। हाँ, जैसे कि ये वाला देखिए, 5 साल का बंदा है, छोटा बच्चा है, स्मॉल किड है, क्लिनिक विथ हिस्ट्री ऑफ रिकरेंट बैक्टीरियल इन्फेक्शन। ऑन एग्जामिनेशन चाइल्ड हैज रैशेस एज शोन बिलो। रूटीन ब्लड इन्वेस्टिगेशन रिवील द प्लेटलेट हैज लो प्लेटलेट विस्कोलेटरी सिंड्रोम। ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्रोसिस के बारे में जैसे मैंने आपको बताया था, जब उस वक्त आपने फिब्रिनोल नेक्रोसिस के बारे में पढ़ा था, जो कि 3 अक्षर का, 3 लेटर का होता है। वैसे ही कोएगुलेटिव नेक्रोसिस, कोएगुलेटिव नेक्रोसिस किसके लिए होता है भाई, कोएगुलेटिव नेक्रोसिस सॉलिड ऑर्गन के लिए होता है, सॉलिड ऑर्गन के लिए होता है, सॉलिड ऑर्गन। ठीक है। सॉलिड ऑर्गन जैसे कि ऑफ कोर्स लीवर बोल दो आप, लंग बोल दो आप, किडनी बोल दो आप, ये सब हो गए आपके सॉलिड ऑर्गन। ठीक है। वैसे ही कॉलिकेटिव या फिर लिक्विफैक्टिव, लिक्विफैक्टिव लिक्विफैक्टिव लिक्विड, लिक्विड मतलब में क्या आएगा, लिक्विड मतलब एब्सेस।
या फिर ब्रेन। ठीक है। अब लिक्विफेक्टिव है तो क्वालिटेटिव में भी बहुत सारे एल आ रहे हैं, मतलब लिक्विफेक्टिव हो गए तो ठीक है। तो क्वालिटेटिव याद रखना, बहुत सारे लोग क्वालिटेटिव कोएगुलेटिव में कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन क्वालिटेटिव किसके लिए होता है? लिक्विफेक्टिव। अगर मैंने आपसे पूछा लंग, लंग पूछा मैंने आपसे तो आप कोएगुलेटिव बोलोगे, लेकिन अगर मैंने आपसे पूछा लंग एब्सेस तो आप बोलेंगे कॉलिकेटिव या फिर लिक्विफेक्टिव। याद रखिएगा। कैशियस नेक्रोसिस क्या होता है? चीज लाइक अपीयरेंस किसमें दिखता है? पल्मोनरी टीबी में मिलता है। ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फैट नेक्रोसिस कहाँ पे मिलता है? चर्बी कहाँ पे होती है भाई? ब्रेस्ट में होती है एक तो चर्बी, पेनक्रियाज में होती है चर्बी। ठीक है, ब्रेस्ट, पेनक्रियाज, ओमेंटम। ठीक है, ये सब होती है। एक मिनट। ब्रेस्ट, पेनक्रियाज, ओमेंटम, यहाँ सब होती है। ठीक है। ओके, चलो नेक्स्ट आगे। फिब्रिलर नेक्रोसिस तीन अक्षर वाले, पॉलीआर्थराइटिस नोडुसा, पैलिग्नल हाइपरटेंशन, एसएलई, रोमेटिक हार्ट डिजीज। ठीक है। चलो ये सब मैं फिब्रिलर नेक्रोसिस में होता है। ठीक है, तो इतनी चीजें सभी को याद रखनी है। चलो नेक्स्ट। 72 साल का बंदा है, इज अनेबल टू लिफ्ट हिज लेफ्ट आर्म फ्रॉम 3 डेज फॉर 3 डेज। ऑन एग्जामिनेशन देर इज डिक्रीज इन मसल पावर। अ सीटी ब्रेन किया गया है जिसमें हाइपो एटेन्युएटेड एरियाज इन ब्रेन। हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन इज मोस्ट लाइकली टू शो सेल डेथ विथ मेंटेन सेल्यूलर आउटलाइन, सेल डेथ विथ लॉस ऑफ सेल्यूलर आउटलाइन। आपको पता है ब्रेन क्या होता है? ब्रेन लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस या फिर कॉलिकेटिव नेक्रोसिस। लिक्विफेक्टिव, लिक्विड का कोई शेप होता है क्या? नहीं, जहां पे आप डालोगे वो उसी शेप में आ जाएगा। तो उसमें लॉस ऑफ सेल्यूलर आउटलाइन होता है। ठीक है। वही मेंटेन सेल्यूलर आउटलाइन किसका होता है? सॉलिड ऑर्गन का। सॉलिड मतलब ही कोएगुलेटिव। वही लॉस ऑफ सेल्यूलर आउटलाइन ये होता है कॉलिकेटिव। ठीक है। चीज लाइक मटेरियल, ये तो कैशियस हो गया भाई, कैशियस नेक्रोसिस हो गया। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। थ्रोम्बोसिस किससे इनिशिएट होता है? थ्रोम्बोसिस का इनिशिएट कब होता है? इनिशिएशन ऑफ थ्रोम्बोसिस कब होता है? ऑफ कोर्स जब इंडोथेलियल की इंजरी होती है तभी थ्रोम्बोसिस का इनिशिएशन होता है। ठीक है। चलो अपन इसको पढ़ लेते हैं एक बार। एक्यूट इन्फ्लेमेशन। एक्यूट इन्फ्लेमेशन जो होते हैं दो फेजेस में डिवाइडेड होते हैं। एक तो वेस्कुलर कंपोनेंट में होता है और एक सेल्यूलर कंपोनेंट में होता है। वेस्कुलर एंड सेल्यूलर कंपोनेंट। चलो सबसे पहले अपन वेस्कुलर कंपोनेंट के बारे में देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले अपन एक्यूट इन्फ्लेमेशन है वेस्कुलर कंपोनेंट के बारे में देखते हैं। ठीक है। चलो सबसे पहले क्या होता है? ये मेरा ब्लड वेसल है। जब भी इसमें इंजुरी होती है तो क्या होता है? सूजन आ जाता है। एक ऐसा सूजन आता है, डेंगू आ जाता है। चलो पहली बात, ब्लड वेसल में क्या होता है? एक तो प्लाज्मा होता है और प्लस आरबीसी होता है। अब जब भी ये डेंगू आता है तो क्या होता है? सबसे पहले क्या होता है? वेजो डायलेशन हो जाता है। जब भी इंजुरी होती है तो क्या होता है? वेजो डायलेशन होता है। सबसे पहले क्या हो गया? वेसो डायलेशन हो गया। वेसो डायलेशन किसकी वजह से होता है? ड्यू टू हिस्टामिन की वजह से वेसो डायलेशन हो जाता है। अब ये हिस्टामिन क्या करता है? हिस्टामिन यहाँ पे एक पोर्स क्रिएट कर देता है। ठीक है। हिस्टामिन क्या करता है? यहाँ पे पोर्स क्रिएट कर देता है। पोर्स क्रिएट करने से क्या होगा? पोर्स पोर्स क्रिएट करने से क्या होगा? जो प्लाज्मा है वो प्लाज्मा बाहर में आ जाएगा। प्लाज्मा जो है वो बाहर में आ जाएगा और सूजन करा देगा वो। ठीक है। प्लाज्मा क्या करा देगा? सूजन करा देगा। अब आप मेरे को एक बात बताइए, बढ़िया जो ये प्लाज्मा है और इसके ऊपर आरबीसी है, बढ़िया, ये तो बढ़िया बढ़िया घूम रहा है। जैसे जैसे प्लाज्मा घूम रहा है वैसे वैसे उसके साथ साथ आरबीसी भी घूम रहा है, बढ़िया। लेकिन अगर मैंने प्लाज्मा हटा दिया तो क्या आरबीसी ट्रेवल कर पाएगा? नहीं। तो आरबीसी की स्पीड क्या हो जाएंगी? स्लो हो जाएंगी। स्लो मूवमेंट ऑफ आरबीसी, अगर स्लो मूवमेंट ऑफ आरबीसी हो गई तो उसी को मैं स्टेसिस कहता हूँ। ठीक है। चलो इतनी सारी राम कथा अपन ने सुन लिया है, अभी अपन एक बार देख लेते हैं कि वेस्कुलर कंपोनेंट होता क्या है। सबसे पहले क्या होता है? वेसोडाइलेशन। जब भी इंजरी होती है तो वेसो डायलेट हो जाती है। वेसो डायलेट होती है क्यों? हिस्टामिन की वजह से। अब हिस्टामिन क्या करता है? हिस्टामिन जो है पोर्स क्रिएट कर देता है। पोर्स क्रिएट करने से क्या होगा? जो ब्लड वेसल का जो प्लाज्मा है वो बाहर में आ जाएगा और यहाँ पे सूजन क्रिएट करा देगा। ठीक है, सूजन क्रिएट करा देगा। उस मतलब भी क्या हो गया? इंक्रीज इन वेस्कुलर परमेबिलिटी। वेस्कुलर की परमेबिलिटी होगी जिसकी वजह से प्लाज्मा बाहर आ गया। ठीक है। हिस्टामिन जो है वो स्पेस क्रिएट करता है ब्लड वेसल के बीच में जिसकी वजह से प्लाज्मा बाहर आ जाता है और इडिमा कराता है। ठीक है।
अब ये बाहर आने से क्या हो गया, आरबीसी के पास कोई प्लाज्मा नहीं है। अभी आरबीसी को घूमना है तो किससे कैसे घूमेगा वो, उसके पास तो प्लाज्मा ही नहीं, प्लाज्मा तो बाहर निकल गया है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, उसकी वजह से प्लाज्मा आरबीसी की जो स्पीड है वो स्लो हो जाएगी, आरबीसी की जो स्पीड है स्लो हो जाएंगी, मतलब उसी को क्या कहते हैं, स्टैसिस। स्टैसिस इज स्लोइंग ऑफ ब्लड। ये स्टैसिस का जो है ट्रायड है, एंडोथेलियल इंजुरी, स्टैसिस एंड हाइपरकोएगुलेबिलिटी, ये ट्रायड है। इंक्रीज इन वेस्कुलर परमेबिलिटी जो है ये उसका हॉलमार्क फीचर है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखने का है। ठीक है, मेरे से जितना हो सके उतना स्पीड में करा रहा हूँ मैं। ठीक है, आप लोगों को नहीं समझा तो थोड़ा सा पीछे कर लीजिएगा। ठीक है, ओके। सेल्यूलर इवेंट पे चलते हैं अभी। सेल्यूलर इवेंट, वेस्कुलर इवेंट आई होप हो गया होगा। सबसे पहले वेसोडाइलेशन, उसके बाद इंक्रीज इन वेस्कुलर परमेबिलिटी, तीसरा है स्टैसिस। सेल्यूलर इवेंट, सेल्यूलर इवेंट के लिए आपको बस एक चीज याद रखनी, मिक्की द रैट कॉप। मिक्की रैट कॉप, मिक्की द रैट कॉप। ठीक है, इसमें जितने भी कैपिटल लेटर है वही आपके निमोनिक है। तो सबसे पहला सेल्यूलर इवेंट में सबसे पहले क्या होता है, मार्जिनेशन होता है, एम फॉर मार्जिनेशन। ठीक है, आर फॉर रोलिंग। ठीक है, तीसरा ए, ए फॉर अडेशन, टी फॉर ट्रांसमाइग्रेशन। ठीक है, रैट हो गया। अभी कॉप के पास चलते हैं, सी फॉर कीमोटेक्सिस। सिक्स, सी ओ पी, ओ मतलब ऑप्सोनाइजेशन, एंड सेवेंथ इज पी फॉर फैगोसाइटोसिस। मिक्की द रैट कॉप। चलो ये सारे के सारे हैं। ऑफ कोर्स अभी अपन मार्जिनेशन, रोलिंग, एडिशन, ट्रांसमाइग्रेशन ये सब अपन पढ़ने जाएंगे। अगर आपके पास टाइम है तो पढ़ लेना, नहीं तो मैं कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं इस पे मैं वो क्वेश्चंस करा देता हूँ। ठीक है, कौन कौन से क्वेश्चन चल रहा है ना, हाँ चल रहा है। ठीक है, कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं वो मैं आपको करा देता हूँ। मार्जिनेशन, ठीक है, मार्जिनेशन सबसे पहला स्टेज, सबसे पहले तो वो लोग सीरीज पूछ लेते हैं आपसे कि सीरीज बताइए, तो मैं किधर राइट कॉप करके सीरीज आपकी क्लियर हो गई है। पहला है मार्जिनेशन, दूसरा है रोलिंग। अब आपको पता है रोल, रोल किसका बनता है भाई, रोल जिसका बनता है वो है गांजे का रोल। ठीक है, गांजे का रोल बनता है, बहुत बढ़िया, एक नंबर। ठीक है, अ, मैंने तो कभी लिया नहीं है लाइफ में, लेकिन हाँ मेरे दोस्त लोग थे जो गांजा मारते थे। अब उसमें क्या थे, तीन दोस्त थे मेरे, एक दो तीन दोस्त थे, तीनों गांजा मारते थे। लेकिन हमेशा क्या है, ये जो दूसरा नंबर वाला है ना यही हमेशा रोल बनाता था। ऐसा क्यों है, ये हमेशा रोल बनाता था क्योंकि नहीं के जब ये लोग रोल बनाने जाते थे ना तो उतना मजा नहीं आता था। वो लोग क्या बोलते थे, हम इतना मजा नहीं आया, रोल अच्छा नहीं बना यार, तूने अच्छा क्रश नहीं किया, ऐसा बोलते हैं। लेकिन जो दूसरा नंबर वाला दोस्त था ना, ये जब भी रोल बनाता था ना बाकी के लोग बोलते थे क्या बनाया यार तूने, क्या क्रश किया, एक नंबर मजा आ गया। तो इससे मैंने क्या सीखा, इससे मैंने ये सीखा कि इस दुनिया में कुछ ही लोग हैं, इस दुनिया में कुछ ही परसेंट लोग हैं जो अच्छा रोल बनाते हैं, जो एकदम बढ़िया वाला रोल बनाते हैं, इस दुनिया में अच्छे ही लोग हैं। तो रोलिंग, रोलिंग मतलब क्या है, इस दुनिया में सिलेक्टिव लोग हैं जो अच्छा रोल बनाते हैं, है ना, जो अच्छा जॉइंट बनाते हैं, रोल जॉइंट है ना, तो अच्छा रोल बनाते हैं। तो रोलिंग में क्या आएगा, पी सिलेक्टिन एंड ई सिलेक्टिन, पी सिलेक्टिन एंड ई सिलेक्टिन। ठीक है, तो इस दुनिया में सिलेक्टिव लोग हैं जो अच्छा रोल बनाते हैं। अडेशन, अडेशन मतलब क्या होता है, अडेशन मतलब चिपकाना। क्या चिपका रहे हो भाई आप, क्या चिपका रहे हो आप, ओयो के कमरे में क्या चिपकाते हैं, कैमरा चिपकाते हैं। कैमरा क्यों चिपकाते हैं, ताकि उनके जो इंटरनल मोमेंट है, जो इंटीमेट इंटरनल मोमेंट है उनके, वो कैप्चर कर सके। तो इसीलिए अडिशन होता है कैमरा का ओयो में इंटरनल मोमेंट। इससे मैं क्या सीखा अडिशन से, अडिशन किसका चिपका, किसका रहे, कैमरा। तो आई कैन, वी कैन, और इंटरनल मोमेंट मतलब इंटेग्रिन। तो ये सब होता है एडिशन में, ये सब होता है एडिशन में, मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो। ट्रांसमाइग्रेशन मतलब डायपिडेसिस, ट्रांसमाइग्रेशन मतलब डायपिडेसिस। इसमें क्या आ रहा है, पी कैम, याद रखना है। आप तो बोलेंगे भाई यहाँ पे भी कैमरा आ गया, तो ये तो एडिशन हो गया ना, नहीं, बड़ा वाला है ये। ठीक है, तो ट्रांसमाइग्रेशन, पी कैम थोड़ा सा है, याद रखिएगा पी कैम। और क्या आता है इसमें, CD31, तो ये भी बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट कीमोटैक्सिस, कीमोटैक्सिस, एक दो
3 4 5 6 7 8 9 10, 10 अक्षर का ही है। 10 / 2 = 5, तो C5A। ठीक है, कौन हेल्प करता है कीमोटेक्सिस में? C5A, याद रखना है आपको। कीमोटेक्सिस, कीमोटेक्सिस मतलब क्या है? कीमोटेक्सिस मतलब लोकोमोशन ऑफ न्यूट्रोफिल। P/Q है ये भी, कि लोकोमोशन ऑफ न्यूट्रोफिल्स कहाँ पे होता है? कीमोटेक्सिस। कैसा होता है लोकोमोशन? यूनि डायरेक्शनल होता है। चलो, ऑप्सोनाइजेशन फैगोसाइटोसिस में कौन हेल्प कर रहा है? C3P। तो ये सब बातें हैं जो आपको याद रखनी है। ठीक है, इतनी सब चीजें आपको याद रखनी है। आगे चलते। ओह सॉरी, क्वेश्चन तो किया ही नहीं अपन ने। चलो, तो थ्रोम्बोसिस कैसे इनिशिएट होता है? जब इंजुरी होती है, उसके बाद वेसोडाइलेशन होता है, उसके बाद इंक्रीज इन वेस्कुलर परमेबिलिटी, उसके बाद क्या होता है? स्टैसिस होता है। कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, हाँ, चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स आर रिक्वायर्ड फॉर अडेशन? अडेशन के लिए क्या करते हैं अपन? कैमरा यूज करते हैं, और इंटरनल मोमेंट कैप्चर करने के लिए। ठीक है, तो पी, तो इंटरनल मोमेंट इंटीग्रिन। टी कैम मैंने आपको बोला था थोड़ा संभाल के, अडेशन में कैमरा तो आता है, लेकिन आई कैम वी कैम आता है, आई कैम वी कैम आता है। पी कैम किस में आएगा? ट्रांस माइग्रेशन में आएगा। सिलेक्टिन इस दुनिया में सिलेक्टिव रोल है जो अच्छा रोल बना सकते हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हॉलमार्क फीचर ऑफ वेस्कुलर कंपोनेंट? इंक्रीजिंग वेस्कुलर परमेबिलिटी। रोलिंग ऑफ ल्यूकोसाइटोसिस इज असिस्टेड बाय। रोल कौन अच्छा बनाते हैं? कोई इस दुनिया में सिलेक्टिव लोग हैं जो अच्छा रोल बनाते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते। नेक्स्ट, चेक करो, वुंड हीलिंग के पास चलते। वुंड हीलिंग, वुंड की हीलिंग कैसे होती है? उसके भी स्टेजेस है। सबसे पहले क्या होता है? ब्लीडिंग होता है, ऑफ कोर्स ऑब्वियसली नॉर्मल सी बात है। इन्फ्लेमेशन होता है, उसके बाद प्रोलिफरेशन होता है अलग अलग चीजों का, और न्यूट्रोफिल लिम्फोसाइट का प्रोलिफरेशन होता है साइट ऑफ वुंड। उसके बाद रीमॉडलिंग होता है। रीमॉडलिंग मतलब रिकवरी होती है, स्कार वगैरह जो है वो कम कम रिड्यूस होने लग जाता है। तो ब्लीडिंग का टाइम पीरियड क्या होता है? इमीडिएटली आफ्टर, आफ्टर इंजुरी। ठीक है, चलो, उसके बाद क्या आता है? इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन कब तक के रहता है? 1 से 4 दिन तक की इन्फ्लेमेशन रहता है। उसके बाद प्रोलिफरेशन। प्रोलिफरेशन कब तक के होता है? 12 से 25 डे लगते हैं इसको। सॉरी, 4 से 21 डे, 4 से 21 डे। रीमॉडलिंग कब होती है? 3 वीक से 3 ईयर तक के रीमॉडलिंग हो रही है। 3 वीक से 3 ईयर तक के। मेरे एक बार बाइक एक्सीडेंट हो गया था, दूसरे देश गया था मैं, दूसरे देश में, वहां पे बाइक वाइक चला रहा था बढ़िया। गलती से हाईवे में फंस गया, हाईवे में घुस गया। वहां पे एक बीच में कुछ बैरियर टाइप था, मेरा लग गया और गिर गया जोरदार। अ, उसको 3 साल हो गए, लेकिन अभी तक मेरे को वो जख्म है। ठीक है, अभी तक सुधरा ही नहीं वो जख्म। ठीक है, तो रीमॉडलिंग। ठीक है, तो ब्लीडिंग, इंफ्लेमेटरी, प्रोलिफरेटिव, रीमॉडलिंग। रीमॉडलिंग फेस में क्या होता है? इंपॉर्टेंट बात पूछते हैं। रीमॉडलिंग फेस में क्या होता है? स्कार का रिडक्शन होता है। ऑफ कोर्स जो जख्म है, जख्म रिड्यूस होता है, और जो आपकी स्किन है, स्किन की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। ठीक है, और ये कौन से कोलेजन की वजह से होता है? इंक्रीज इन सिंथेसिस। कौन सा कोलेजन बढ़ता है इसमें? टाइप 3 कोलेजन बढ़ता है। ये आपका नीट में पूछा गया है कि रीमॉडलिंग फेस में कौन सा कोलेजन बढ़ता है? दैट इज टाइप 3 कोलेजन। ये जो स्ट्रेंथ है, ये 100% कब होंगी? 10 साल में होंगी क्या? बिल्कुल 10 साल में होंगी क्या? 7 साल में होंगी क्या? नहीं, कभी नहीं होंगी। ठीक है, कभी नहीं होंगी। चलो, increase incidence of cancer is due to telomerase reactivation, telomerase deactivation, inactivation, पता नहीं। तो इंक्रीज इंसिडेंस ऑफ कैंसर। अब आप तो समझ गए टेलोमेरेज से, आप समझ गए मेरे पास अभी कौन सा टॉपिक चालू हो गया है। सबसे पहले तो मेरे को टेलोमेर के बारे में जानना है। टेलोमेर क्या होता है भाई? ये जो क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम के जो कॉर्नर लास्ट पार्ट है, वहां पे क्या होता है? टेलोमेर होता है। और ये टेलोमेर जो है, जैसे जैसे आपकी एज होती है, जैसे जैसे आपकी एज होती है, वैसे वैसे ये टेलोमेर जो है, ये घटने लगता है। टेलोमेर मेंटेन किससे होता है? टेलोमेरेस से होता है। टेलोमेरेस एंजाइम से होता है टेलोमेर का मेंटेनेंस। लेकिन जैसे जैसे आपकी एज प्रोग्रेस होती है, टेलोमेरेस घटने लगता है। अगर टेलोमेरेस घटने लग गया तो टेलोमेर भी घटने लग जाता है। ठीक है, तो ये तो था ऊपर ऊपर की बातें। अभी थोड़ा डीप में चलते हैं अपन। सबसे पहले अपने को पढ़ना है अपोप्टोसिस। अपोप्टोसिस क्या होता है? कैस्पेस डिपेंडेंट प्रोग्राम सेल डेथ। एंड नेक्रोप्टोसिस क्या होता है? कैस्पेस इंडिपेंडेंट प्रोग्राम सेल डेथ। ये जो है वन लाइनर डेफिनेशन है, डायरेक्ट डेफिनेशन भी आपको उठ के आ सकती है। ठीक है, ओके। वैसे अपोप्टोसिस होता क्या? अपोप्टोसिस इज नथिंग बट सेल अरेस्ट। सेल अरेस्ट हो गई है, कि अभी सेल कोई काम की नहीं है, अभी सेल कोई काम की नहीं है, सेल अरेस्ट में चली गई है। अभी ना सेल का डिवीजन वगैरह कुछ नहीं होगा। इसको आप कैसे पहचान सकते हो? आपने फार्मर्स को देखे होंगे जब वो जमीन लेते हैं, जब ये न्यू जमीन होती है,
तो बढ़िया बढ़िया इसमें बढ़िया ग्रोथ होती है इसमें, है ना, ग्रोथ कितनी सुंदर होती है। लेकिन अगर इसी को 10 साल हो गए तो ये क्या हो जाती है, इसमें ग्रोथ नहीं दिखती उतनी अपने को। अपन क्या बोलते हैं, भाई मेरी जमीन बंजर हो गई है, जमीन क्या हो गई, बंजर हो गई है। वैसे ही सेम अपोप्टोसिस भी है। अपोप्टोसिस एक बार सेल अरेस्ट में आ गई, मतलब वो बंजर हो गई है, इसके बाद वो डिवीजन नहीं होगा। पूरी जिंदगी भर तो मस्त सेल का डिवीजन हुआ, मस्त आपकी ग्रोथ हुई, एक नंबर मजा आ गया। लेकिन एक वक्त आता है बुढ़ापे में, जब आप अपोप्टोसिस फेज में चले जाते हो, वहां पे सेल अरेस्ट हो जाता है, सेल का डिवीजन नहीं होता है। और ये मोस्ट कॉमनली कब होता है, मतलब मोस्ट कॉमनली कहाँ पे देखने मिलता है, ये रेडियोथेरेपी में देखने मिलता है। रेडियोथेरेपी में भी देखने मिलता है, अपोप्टोसिस सेल अरेस्ट में चले जाता है, ठीक है। और ये कैस्पेस डिपेंडेंट है, ये कैस्पेस डिपेंडेंट क्या है, ये भी पीवाईक्यू है, लास्ट ईयर सॉरी लास्ट एफएमजी में पूछा गया था। क्या पूछा गया था वो मैं अभी आपको बता देता हूँ, ठीक है। चलो, फीचर्स ऑफ अपोप्टोसिस, भाई इतने सारे पढ़ना पड़ेगा कि उसके लिए नहीं। एक वर्ड याद रखिए, उस वर्ड का नाम है छोटू। इससे क्या पता चलेगा भाई, छोटू, ठीक है। सेल श्रिंकेज, अगर सेल श्रिंक हो गई तो मतलब ही क्या हो गई, छोटू हो गई। क्रोमेटिन कंडेंसेशन, कोई भी चीज का कंडेंसेशन करना इज छोटू। न्यूक्लियस का कंडेंसेशन इज छोटू। क्लीवेज ऑफ डीएनए, अगर डीएनए को तोड़ देंगे तो छोटा बन जाएगा डीएनए। माइक्रोस्कोपिक अपीयरेंस ऑफ कार्योरेक्सिस एंड सेल फ्रेगमेंट, अगर आप सेल को फ्रेगमेंट कर दोगे तो वो भी छोटे हो जाएगा। सेल फ्रेगमेंटेशन को ही अपन कार्योरेक्सिस कहते हैं, तो याद रखना कार्योरेक्सिस इज seen in apoptosis, ठीक है। एब्सेंस ऑफ इन्फ्लेमेशन, अगर ऑफ कोर्स अगर इन्फ्लेमेशन एब्सेंट है मतलब छोटू हो जाएगा, अगर इन्फ्लेमेशन प्रेजेंट है तो बड़ा हो जाएगा ना। इन्फ्लेमेशन एब्सेंट, तो आप देख सकते हो एक वर्ड ने क्या कर दिया, मेरे 4 पॉइंट्स को कवर कर दिया है। नेक्स्ट आगे, एपोप्टोसिस में क्या मिलता है आपको, साइटोप्लाज्मिक ब्लेब फॉर्मेशन मिलता है आपको। ब्लेब कहाँ पे मिलता है, ब्लेब तो एक तो मुझे अपोप्टोसिस में मिलता है, और दूसरा कहाँ पे मिलता है, रिवर्सिबल सेल इंजरी में मिलता है मुझे, ठीक है। तो ये दो जगह है जहाँ पे आपको ब्लेब्स मिलते हैं। लीवर अंडरगोइंग अपोप्टोसिस शोज विच टाइप ऑफ बॉडी, शोज काउंसिलमैन बॉडीज, ये भी आपको याद रखने का है, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। श्य, वो कहा गया भाई, अरे वो एक इमेज थी चले गई, स्टेप लैडर एंड स्मेरिंग पैटर्न वाली। स्टेप लैडर पैटर्न कहाँ पे मिलता है आपको, स्टेप लैडर पैटर्न आपको मिलता है अपोप्टोसिस में। एंड स्मेरिंग पैटर्न कहाँ पे मिलता है आपको, नेक्रोसिस में। वो स्टेप लैडर फीवर कहाँ पे मिलता है आपको, टाइफाइड में। चलो आगे बढ़ते, नेक्स्ट। जैसे कि आप देख सकते हो, इन एक्सपेरिमेंट डिजीज प्रोसेस इज फाउंड व्हिच लीड्स टू स्कैटर्ड लॉस ऑफ इंडिविजुअल सेल विद माइक्रोस्कोपिक अपीयरेंस ऑफ कार्योरेक्सिस एंड सेल फ्रेगमेंटेशन। ऑफ कोर्स ये अपोप्टोसिस की बात करें, अपोप्टोसिस किसके वजह से होता है, रेडियोथेरेपी की वजह से। आगे बढ़ो, इमॉर्टेलिटी ऑफ कैंसर सेल्स बाय टेलोमेरेज, अगर आपको अमर बनना है, अमर बनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अमर बनने के लिए आपको दारू पीनी पड़ेगी। यू कैन लिव लॉन्ग बाय इंक्रीजिंग सर्टुइंस, ठीक है। अगर आपको लंबा जीना है तो आपको अपने बॉडी में सर्टुइंस बढ़ाने पड़ेंगे। और ये सर्टुइंस बढ़ते किससे है, कैलोरी रेस्ट्रिक्शन से का होते हैं, और रेड वाइन पीने से होते हैं। इसका मतलब ये नहीं रेड वाइन आप बड़ बड़ पी जाओ, थोड़ा थोड़ा, ठीक है, दवाई की तरह लो, अच्छी बात है, ठीक है। रेड वाइन हार्ट के लिए तो बहुत अच्छा है रेड वाइन, लेकिन लिमिट में। चलो, बेनिफिट ऑफ सर्टुइंस क्या क्या है, एबीसीडी। एंटी एजिंग प्रॉपर्टी है, सर्टुइंस अगर बढ़ता है मतलब ये आप कैलोरी रेस्ट्रिक्शन करते हो तो आप जवान दिखते हो। कैंसर का ट्रीटमेंट के लिए भी यूज होता है, और डायबिटीज मेलेटस का ट्रीटमेंट के लिए भी होता है। तो सर्टुइंस क्या करते हैं, सर्टुइंस अगर आपके बढ़ गए तो ये टेलोमेरेस को मेंटेन रखता है। अगर टेलोमेरेस आपका मेंटेन रहा तो आपकी एज जो है वो बढ़ती नहीं है उतनी, ठीक है। इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन ये क्वेश्चंस बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं, जैसे कि ट्रू अबाउट एजिंग, एजिंग से रिलेटेड क्या सही है। टेलोमेरेस एक्टिविटीज इंक्रीज इन एजिंग, नहीं, जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है वैसे टेलोमेरेस घटते चले जाता है। टेलोमेर इंक्रीज नहीं, टेलोमेरेस भी घटता है और टेलोमेयर भी घटता है। टेलोमेरेस एक्टिविटी डिक्रीज, बिल्कुल डिक्रीज होती है, ठीक है। अगर आपको डिले करना है, अगर आपको अपनी एजिंग डिले करनी है तो आपको कैलोरी रेस्ट्रिक्शन करना पड़ेगा। ट्रू अबाउट सर्टुइंस, हिस्टोन डीएसिटिलेज, ठीक है, पता नहीं मेरे को, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो वन हर जगह है, तो एट वन तो करेक्ट है। इंक्रीज लॉन्जिटिविटी, ऑफ कोर्स सर्टुइंस अगर आपके बॉडी में बढ़ेगा तो आपकी एज बढ़ जाएंगी, मतलब अमर मतलब जवान दिखोगे। प्रिवेंट कैंसर या प्रमोट कैंसर, ऑफ कोर्स जो सर्टुइंस है, अगर आप कैलोरी रिस्ट्रिक्शन करते हो, रेड वाइन पीते हो, जवान बनते हो, तो आपको कैंसर के चांसेस नहीं होंगे। प्रिवेंट कैंसर, प्रमोट कैंसर नहीं भाई, प्रिवेंट कैंसर करता है।
प्रोड्यूस ड्यूरिंग कैलोरी रेस्ट्रिक्शन, बिल्कुल सही बात है, तो 1235, 1235 आपका सही आंसर हो गया। अब देख लेते एक बार क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन बोलता है इंक्रीज इंसिडेंस ऑफ कैंसर इज ड्यू टू, कैंसर बढ़ क्यों रहा है, कैंसर क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि टेलोमेयर जो है वो घटते चले जा रहा है। अगर टेलोमेयर घटते चले जा रहा है मतलब आप एज हो रहे हो, अगर आपकी एज हो रही है मतलब आप कैंसर हो रहा है आपको, तो टेलोमेरेस का डीएक्टिवेशन होने की वजह से टेलोमेयर जो है वो सॉरी कैंसर जो है वो बढ़ते चले जा रहा है मार्केट में। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, a newborn is noted to have jaundice and anemia shortly after birth। ठीक है, मदर इज आर एच निगेटिव एंड दिस इज द सेकंड प्रेगनेंसी, व्हाट इज द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस, पहले तो डायग्नोसिस क्या होगा। ये क्या हो रहा है यहाँ पे, आर एच इनकॉम्पेटिबिलिटी हो रहा है, ये एबीओ इनकॉम्पेटिबिलिटी, इनकॉम्पेटिबिलिटी मार्क करके मत आ जाना, आर एच इनकॉम्पेटिबिलिटी हो रहा है। आर एच इनकॉम्पेटिबिलिटी मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो फर्स्ट प्रेगनेंसी में क्या हो रहा है, मदर तो थी आर एच निगेटिव, सन था, जो उनका बच्चा था वो था आर एच पॉजिटिव। ठीक है, ड्यूरिंग डिलीवरी क्या होती है, जब बच्चा बाहर आ गया है तो सन का जो ब्लड है वो मिक्स हो गया मदर से, मदर से मिक्स होने की वजह से क्या हो गया, मदर को क्या, अभी मदर, ऑफ कोर्स मदर किसको एक्सपोज हो गई, फॉरेन बॉडी को एक्सपोज हो गई। वो फॉरेन बॉडी क्या थी, आर एच पॉजिटिव, क्योंकि मदर तो अपनी पूरी जिंदगी आर एच निगेटिव से गुजारी है, मतलब उसको कुछ आर एच क्या होता है उसको कुछ पता ही नहीं इस बारे में। लेकिन अगर उसके बॉडी में आर एच पॉजिटिव आ जाए मदर के बॉडी में, तो भाई ये तो फॉरेन बॉडी हो गई, तो आर एच पॉजिटिव के अगेंस्ट क्या करेंगी, वो एंटीबॉडी बना देंगी, एंटीबॉडीज बना देंगी अगेंस्ट आर एच पॉजिटिव। ठीक है, कि जब भी उसको अगली बार आर एच पॉजिटिव मिलेगा मैं मार डालूंगी उसको। अब सेकंड प्रेगनेंसी हो गई, सेकंड प्रेगनेंसी यही सेम मदर को सेकंड प्रेगनेंसी हो गई, इसमें क्या हो गया, ऑफ कोर्स मदर तो आर एच निगेटिव ही थी, लेकिन अगर जो सेकंड बच्चा है वो भी आर एच पॉजिटिव है, तो इनका जो ब्लड मिक्स होता है, ब्लड मिक्स होता है तो क्या होता है, बच्चे का जो आर एच पॉजिटिव है वो मदर के पास चली जाती है। अगर मदर के पास चली गई, हाँ, एक मिनट, अगर मदर के पास चली गई तो मदर क्या करेंगी, आर एच पॉजिटिव जो है उसको डिस्ट्रॉय करना चालू करेंगे, क्योंकि उसके पास एंटीबॉडीज है अगेंस्ट आर एच पॉजिटिव, डिस्ट्रॉय करना चालू करेंगी, तो इससे क्या हो जाएगा, आरबीसी का डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, जिसको अपन क्या कहते हैं, हीमोलिटिक अनीमिया या फिर हीमोलिटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं अपन, हीमोलिटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न। ठीक है, ओके, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। 55-year-old man underwent an operation for lipoma. 11 months after surgery, he felt severe itching and burning on operated scar, where the scar is formed within which is limited to wound boundary। आप देख सकते हो स्कार लिमिटेड टू wound बाउंड्री, ये होता है हाइपरट्रॉफिक स्कार। दो स्कार होते हैं, एक तो हाइपरट्रॉफिक होते हैं और दूसरा होता है कीलॉइड। हाइपरट्रॉफिक स्कार क्या होता है भाई, इट इज लिमिटेड विद इन द बाउंड्री, मतलब जख्म हो गया और इसी के ऊपर स्कार बनेगा। लेकिन अगर जख्म हो गया और जो स्कार है वो जख्म को क्रॉस कर गया, जख्म को क्रॉस कर गया वो, ऐसा कुछ दिख गया, तो वो होता है किलोइड। ठीक है, क्रॉसेस द बाउंड्री। ठीक है, और कैसे कलर का होता है, काला, कैसे किलोइड, कैसे काला कलर का होता है ये। ठीक है, चलो, और किलोइड का मोस्ट कॉमन लोकेशन क्या होता है, मोस्ट कॉमन लोकेशन क्या होता है इसका, स्टर्नम होता है और पिन्ना होता है, यूजुअली स्टर्नम में दिखेगा या फिर पिना में दिखेगा। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। 10-year-old बॉय प्रेजेंट्स विद फटिक, हीमोग्लोबिन 9 है उसका, MCH20 है, MCV 60 है, सीरम फेरेटिन इज 10। नॉर्मल सीरम फेरेटिन कितना होता है, नॉर्मल सीरम फेरेटिन इज 50 टू 150। ठीक है, लेकिन आप देख सकते हो यहाँ पे घट गया है, TLC 20,000 है, लिम्फोसाइट न्यूट्रोफिल मोनोसाइट यूसिनोफिल आप देख सकते हो, व्हाट इज द डायग्नोसिस। ठीक है, डायग्नोसिस क्या है, उसके लिए मुझे एक टेबल बनाना पड़ेगा, तीन तीन जो भी। Iron deficiency anemia versus anemia of chronic disease versus sideroblastic anemia।
ठीक है। ये वाला टेबल सभी को याद होगा, शायद आप लोगों ने पढ़ा भी होंगे अपने लाइफ में। ठीक है। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज एंड सिडरोब्लास्टिक एनीमिया। इसको अपन कौन से कंपोनेंट से मेजर करेंगे? आयरन, फेरिटिन, टीआईबीसी एंड ट्रांसफरिंग सैचुरेशन। ठीक है। ओके, तो पहला क्या आ गया? पहला आ गया आयरन, फिर फेरिटिन, फिर टीआईबीसी, और आखिरी में आएगा ट्रांसफरिंग सैचुरेशन। चलो, अपन कैसे मेजर करेंगे कि भाई किस में बढ़ता है किस में घटता है, क्या करेंगे? इसमें आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाने का, बस आपको टीआईबीसी याद रखने का है। टीआईबीसी मतलब टॉप इन आयरन डिफिशियंसी एनीमिया और बॉटम एवरीवेयर। बॉटम एवरीवेयर, तो टीआईबीसी क्या होता है? आयरन डेफिशिएंसी में टॉप होता है, बॉटम एवरीवेयर होता है। बस आप फिर उल्टा करो, आयरन डेफिशिएंसी में बाकी सब उल्टा कर दो, सिडरोब्लास्टिक एनीमिया में सब कुछ उल्टा कर दो, खत्म। एक बात क्या याद रखने का, एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज में फेरिटिन बढ़ता है, बाकी सब घटता है। एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज में फेरिटिन बढ़ता है, बाकी सब घटता है। इसी खुशी में आपका टेबल खत्म हो गया। हार्डली मैंने 10 सेकंड लिया होगा, 10 सेकंड हार्डली लिया होगा पूरा टेबल खत्म करने में। ठीक है। ओके, तो आप देख सकते हो फेरिटिन घट गया। अगर फेरिटिन घटता है तो वो किस में होता है? आयरन डिफिशियंसी में होता है। और मोस्ट सेंसिटिव फॉर आयरन डिफिशियंसी में क्या होता है? सिर्फ फेरिटिन होता है। पीवाईक्यू आपका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, मिस्टर वी है, 25 साल के हैं, मेल इज डायग्नोस्ड विद टेस्टिकुलर ट्यूमर which on histopathology was found to be OCT4 positive. What is the diagnosis? हाँ, अगर मैं बोलता हूँ सेमिनोमा, सेमिनोमा के दो मार्कर होते हैं, एक तो होता है ट्यूमर मार्कर और दूसरा क्या होता है? जेनेटिक मार्कर। ट्यूमर मार्कर क्या होता है? इसमें एलडीएच और खत्म कर दो। सेमिनोमा, सेमिनोमा होता है सीमेन। सीमेन कहाँ से निकलता है? सीमेन एल से निकलता है, तो इसलिए एलडीएच मैंने डाल दिया है यहाँ पे। ट्यूमर मार्कर। जेनेटिक मार्कर के लिए आपको क्या याद रखेगा? आपको दृश्यम याद रखना पड़ेगा। दृश्यम एक मूवी थी जिसमें क्या हुआ था, अक्टूबर 3-4 को वो कहाँ पे गए थे? गोवा पणजी में गए थे। ठीक है। कैसे गए थे? कलरफुल किट पहनकर गए थे। कलरफुल किट पहनकर गए थे वो लोग गोवा पणजी। और कौन सी गाड़ी में गए थे वो लोग? नैनो गाड़ी में गए थे, तो नैन ओजी। तो जेनेटिक मार्कर ऑफ सेमिनोमा क्या है? OCT3-4, कलरफुल किट एंड नैन ओजी। अगर OCT4 बोल दिया इन्होंने तो वो आंसर हो गया अपना सेमिनोमा। याद रखना है सभी को। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। जीन म्यूटेशन सीन इन हीमोक्रोमेटोसिस। हीमोक्रोमेटोसिस क्या होता है? एक्सेस हीम का डिपोजिशन हो जाता है आपकी बॉडी में। आपके बॉडी में एक्सेस हीम का डिपोजिशन, तो हीम क्या होता है? अलग अलग जो मेरे ऑर्गन से अलग अलग ऑर्गन में जाके डिपॉजिट हो जाता है हीमोक्रोमेटोसिस। इसके लिए एक निमोनिक है मेरे पास हीमोक्रोमेटोसिस के लिए, जिसका नाम है अच्छा डिक। अच्छा डी। अच्छा डी, अच्छा डी मतलब अच्छा डी। ए मतलब क्या है? अगर हीम मेरे जॉइंट्स में जमा हो गया तो क्या हो जाएगा? आर्थराइटिस हो जाएगा, सिंपल। अगर हीम मेरे हार्ट में जमा हो गया तो क्या हो जाएगा? कार्डियोमायोपैथी। वो भी कौन सा वाला कार्डियोमायोपैथी? डायलेटेड वाला। डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी यूजुअली किसमें मिलता है? डी से डायलेटेड, डी से दारू। तो अल्कोहलिक पेशेंट में देखने मिलता है डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी। और इसके हिस्टोपैथोलॉजी में क्या मिलता है डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी में? निंजा स्टार अपीयरेंस दिखते हैं। क्या मिलेगा मुझे? निंजा स्टार अपीयरेंस मिलेगा। वही हाइपरट्रॉफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी, HOCM, ये किसमें होता है? एथलीट्स में होता है। और इसमें क्या होता है? बनाना शेप वेंट्रिकल या फिर बनाना शेप हार्ट मिलता है मुझे। बनाना शेप वेंट्रिकल्स मिलते हैं HOCM में। ठीक है, एथलीट हार्ट। अगर मैं एथलिक फुट की बात करूं तो एथलिक फुट टीनिया पीडिस। टीनिया पीडिस, पी से पैर, तो टीनिया पीडिस एथलीट फुट। ठीक है। ओके, सी, अगर मेरे जो हीम है वो लीवर में जमा हो गया तो क्या हो जाएगा? सिरोसिस हो जाएगा। हीम अगर मेरे टट्टों में जमा हो गया तो हाइपो, टेस्टिस में जमा हो गया तो क्या हो जाएगा? हाइपोगोनाडिज्म हो जाएगा। ठीक है, सॉरी। ओके, ए, ए फॉर और क्या होता है? ऑटोसोमल रिसेसिव केस है। ये क्या है? ऑटोसोमल रिसेसिव केस है। और डी फॉर डायबिटीज मेलेटस टाइप 1। टाइप 1। ठीक है, चलो। तो कौन सा जीन म्यूटेशन देखने मिलता है इसमें मुझे? जीन म्यूटेशन जो जो देखने मिलता है वो होता है HFE एंड HJV। HFE क्या है? मोस्ट कॉमन है। और HGV क्या है? बच्चों में दिखता है। ठीक है, HFE मोस्ट कॉमन होता है। ठीक, ठीक है, चलो।
हाँ, एचएफई जीन म्यूटेशन कौन से क्रोमोसोम में हो रहा है? क्रोमोसोम 6 में हो रहा है। चलो आगे बढ़ते। नेक्स्ट, हीमोक्रोमेटोसिस एक बार देख लेना। एक्सिस आयरन डिपोजिशन विच लीड्स टू मल्टीपल ऑर्गन डिस्फंक्शन, और अपने अलग अलग ऑर्गन को देख लिया। ठीक है। A couple trying to have child for past 2 years after multiple unsuccessful trial, they went for respective examination. Investigation of female came out to be absolute normal, but male shows gynecomastia, small testicle, cancel 47xx5। तो आपको समझ गया होगा नेक्स्ट टॉपिक अपना क्या है। नेक्स्ट टॉपिक है अपना सारे के सारे क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज, जैसे कि डाउन सिंड्रोम। ये जो क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी है, ये कॉज है कौन से ट्राइमेस्टर का अबॉर्शन। जब भी मैं क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी बोलता हूँ तो ये रिलेट करता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर अबॉर्शन के लिए। तो सेकंड ट्राइमेस्टर अबॉर्शन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस। सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस, ठीक है, कि मेरा सर्विक्स जो है कॉम्पिटेंट नहीं है इतना भारी बच्चे को होल्ड करने के लिए, इसलिए मैं खुल जाती हूँ, बच्चे को बाहर आने दो। चलो नेक्स्ट। तो डाउन सिंड्रोम क्या होता है? ट्राइसोमी ऑफ 21। सारे के सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। मैक्रोग्लोसिया, प्रोट्रूडिंग ऑफ टंग, सीमेन क्रीज एंड सैंडल टो, ये भी इंपॉर्टेंट है, पीवाईक्यू है। सैंडल टो, ये जो फर्स्ट वेब है, इसमें कौन सा नर्व का इन्वॉल्वमेंट है? कौन सा नर्व का सप्लाई? डीप पेरोनियल नर्व का सप्लाई है। तो कॉमन पेरोनियल नर्व अगर आपका चले गया तो क्या होता है? फुट ड्रॉप होता है। ठीक है। तो डीप पेरोनियल नर्व फर्स्ट गैप, और कॉमन पेरोनियल नर्व फुट ड्रॉप। ठीक है, फुट ड्रॉप। ठीक है। ओके, फुट ड्रॉप मतलब क्या होता है? ऑर्थो की लैंग्वेज में डॉर्सीफ्लेक्शन ऑफ फुट। डॉर्सीफ्लेक्शन ऑफ फुट नहीं कर पाता है। डॉर्सीफ्लेक्शन ऑफ फुट नहीं कर पाता। डॉर्सीफ्लेक्शन ऑफ फुट मतलब ये मेरा पैर है, ठीक है, और ये उंगलियां है। डॉर्सीफ्लेक्शन मतलब भी पैर को पीछे की तरफ नहीं ले पाता है। आप लोग अभी करके देखिए डॉर्सीफ्लेक्शन ऑफ फुट। अगर आप डॉर्सीफ्लेक्शन ऑफ फुट नहीं कर पाते हो तो क्या हो जाएगा? पैर नीचे की तरफ गिर जाएगा, उसी को अपन फुट ड्रॉप कहते हैं। तो फुट ड्रॉप क्यों? ये डॉर्सीफ्लेक्शन ऑफ फुट कौन कराता है? कॉमन पेरोनियल नर्व। लेकिन अगर कॉमन पेरोनियल नर्व डैमेज हो गए तो आप डॉर्सीफ्लेक्शन ऑफ फुट नहीं कर पाओगे। अगर आप पीछे की तरफ नहीं कर पा रहे हो तो क्या हो जाएगा? पैर नीचे सामने की तरफ गिर जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, कोरियोनिक विलस सैंपलिंग कब करते हैं अपन? 11th वीक में कोरियोनिक विलस सैंपलिंग करते हैं। लेंथ ऑफ ह्यूमरस एंड फीमर इज रिड्यूस्ड होता है। नकल फोल्ड ट्रांसुलेंसी मोर देन 25 mm। पीछे की जो मान है ना, ये जो है नकल फोल्ड ट्रांसुलेंसी, पीछे की जो मान है वो बढ़ जाती है मोर देन 2.5 mm। कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज, कौन सा हार्ट का प्रॉब्लम आता है इसमें? एवीएसडी, एवी, सॉरी, एएसडी प्लस वीएसडी, एवीएसडी। तो कौन सा हार्ट का प्रॉब्लम आता है इसमें? एवीएसडी या फिर एंडोकार्डियल कुशन डिफेक्ट। एंडोकार्डियल कुशन डिफेक्ट। एंडोकार्डियल कुशन डिफेक्ट दिखता कैसा है ये? गूज नेक अपीयरेंस आता है इसमें। ठीक है, तो दिख रहा आपको गूज नेक अपीयरेंस? दिख रहा आपको गूज नेक अपीयरेंस? ठीक है, गूज नेक अपीयरेंस आता है। और इसमें मार्कर कौन सा होता है? इसमें जब भी क्वाड्रपल मार्कर करते हैं अपन, क्वाड्रपल मार्कर में क्या होता है? ई लो एच आई हाई। क्वाड्रपल मार्कर क्या होते हैं? ऐसे मार्कर जिस क्वाड्रपल, आप लोग नाम में ही देख सकते हो, क्वाड्रपल मार्कर मतलब चार मार्कर है इसमें। कौन से चार मार्कर है? इसको अपन कैसे याद रखेंगे कौन से चार मार्कर है? जब भी आपको किसी को हाय बोलना है तो आपके पास दो रीजन, दो तरीके हैं। एक तो फॉर्मल और दूसरा है इनफॉर्मल। फॉर्मल वे में आप कैसे हाय लो बोलेंगे? हाय। और इनफॉर्मल में आप कैसे बोलेंगे? ए इधर आ रहे। ठीक है, ये हो गया इनफॉर्मल। तो ये हो गया आपके क्वाड्रपल मार्कर। ए हाय। ए मतलब अल्फा फीटोप्रोटीन, टी मतलब इस्ट्राडियोल, हाई मतलब बीटा एचसीजी, एचसीजी एंड आई मतलब इनिबिन। इनिबिन। जब भी आप किसी को ए बोलते हो तो वो डिसरिस्पेक्टफुल होता है, मतलब लो हो जाती है, आपकी इमेज लो हो जाती है उनके सामने। और आप किसी को हाई बोलते हो तो वो एक अच्छा माना जाता है। अच्छा माना जाता है तो आपकी इमेज हाई हो जाती है उसमें। तो डाउन सिंड्रोम में क्या होता है? डाउन सिंड्रोम में ए लो एच आई हाई, ए लो एच आई हाई। ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम में क्या क्या आता है? सबसे पहले तो एक वेबनेक आती है, सपाट चेस्ट, ठीक है, सोनम कपूर जैसी एकदम सपाट चेस्ट आती है, वाइट स्पेस निप्पल आती है, स्ट्रीक ओवरीज आती है। याद रखना आपने कि इनमें नॉर्मल आईक्यू होता है। ठीक है। कौन सा हार्ट का प्रॉब्लम आता है इसमें? बाइकस्पिड एओर्टिक वेल्व मोर देन कोआक्टेशन ऑफ आयोटा। तो डाउन सिंड्रोम में क्या था? एंडोकार्डियल क्वेश्चन डिफिक, वही सब टर्नर में क्या है? बाइकस्पिड एओर्टिक वेल्व।
45 एक्सो होता है टर्नर सिंड्रोम में, ठीक है। आगे बढ़ते, पटाओ, पठानी की उम्र क्या है, पठानी की उम्र 13 है, पठानी की उम्र 13 की वजह से ट्राइसोमी 13 होती है। इसमें आपको क्या क्या याद रखने का है, इसमें क्लेफ्ट लिप क्लेफ्ट पैलेट है वो याद रखने का आपको, और पॉलीडेक्टिली याद रखने का आपको, पॉलीडेक्टिली याद रखने का आपको, इतनी चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है। एडवर्ड, एडवर्ड, ई से 18, ई से एडवर्ड, ई से 18, तो इसमें ट्राइसोमी ऑफ 18 होती है। इसमें आपको क्या क्या याद रखने का है, रॉकर बॉटम फुट याद रखने का आपको, ठीक है। रॉकर बॉटम फूड याद रखने का है, ठीक है। और आप क्या क्या याद रखोगे, इसमें किडनी कैसी होती है, किडनी हॉर्सशू शेप की होती है, हॉर्सशू किडनी होती है, ठीक है। और इनका जो स्कल होता है वो स्कल कैसा होता है, स्ट्रॉबेरी स्कल होता है। भाई कितने सारे स्ट्रॉबेरी और पढ़ेंगे भाई। चलो तो एक लिस्ट बना लेते हैं अपन स्ट्रॉबेरी की। चलो सबसे पहले अपन ने पढ़ा था स्ट्रॉबेरी वजाइना या फिर स्ट्रॉबेरी सर्विक्स, वो होता है ट्राइकोमोनास वजिनैलिस में, ठीक है, ट्राइकोमोनास वजिनैलिस में। एक अपन ने पढ़ा था स्ट्रॉबेरी, क्या पढ़ा था हमने, स्ट्रॉबेरी टंग, वो आता है कावासाकी में। एक अपन ने पढ़ा था स्ट्रॉबेरी गम्स, जो था वेगनस ग्रेनोमेटोसिस, जो कि होता है सीएन का पॉजिटिव। ऊपर से खून नीचे से खून प्लस अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। अभी अपन ने देख लिया स्ट्रॉबेरी स्कल, जो किसमें आ रहा है, एडवर्ड में आ रहा है, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट आगे बढ़ते, क्लीन फिल्टर छक्के, ठीक है, छक्के लोग, क्लीन फिल्टर, ठीक है, मतलब उनको बूब्स रहेंगे और पीनस रहेंगा, लेकिन वो इनफर्टाइल रहेंगे, ठीक है। टॉल स्टेचर 45 एक्स वाई, ठीक है, 45 एक्स वाई। नूनैन सिंड्रोम, नूनैन सिंड्रोम, नूनैन सिंड्रोम में आपको क्या याद रखने का है, लो सेट ऑफ ईयर। जो इनके ईयर होते हैं ऐसे नॉर्मल ईयर होते हैं, लेकिन इनके नूनैन में क्या होता है, ईयर नीचे की तरफ आ जाते हैं, लो सेट ऑफ ईयर। कौन सा हार्ट का प्रॉब्लम रहता है इसमें, पल्मोनरी स्टेनोसिस, अनडिसेंडेंट टेस्टिस रहता है इसमें, ठीक है। तो ये सब चीज आपको याद रखनी है। हाँ, हाँ, 15-20 मिनट। हाँ ठीक है, ठीक है, ओके, चलिए। ओके, आगे बढ़ते हैं अभी अपन। नेक्स्ट, ऑल आर ट्रू अबाउट आर्टेरियल थ्रोम्बोसिस। तो नेक्स्ट अपना क्वेश्चन क्या है, आर्टेरियल थ्रोम्बोसिस वर्सेस वीनस थ्रोम्बोसिस के बारे में। चलो, आर्टेरियल थ्रोम्बोसिस वर्सेस वीनस थ्रोम्बोसिस। आर्टेरियल थ्रोम्बोसिस में क्या मिलता है मुझे, रेट्रोग्रेड ग्रोथ, लाइन ऑफ ज़ेन प्रेजेंट, इनकम्प्लीट ल्यूमेन ऑब्स्ट्रक्शन। वही वेनस में क्या मिलता है, एंटीग्रेड, लाइन ऑफ ज़ेन। अरे ये तो मुझे कुछ भी नहीं समझ रहा है, कुछ इजी तरीका दो। तो इजी तरीके से अपन पढ़ते, आर्टेरियल थ्रोम्बोसिस वर्सेस वीनस थ्रोम्बोसिस। आर्टेरियल थ्रोम्बोसिस को अपन क्या कहते हैं, व्हाइट थ्रोम्बस, ठीक है, दूसरा नाम। चलो आर्टेरियल थ्रोम्बोसिस को अपन कैसे पढ़ेंगे, अपन पढ़ेंगे व्हाइट थ्रोम्बोस, मतलब ही व्हाइट लायर, झूठा, सफेद, सफेद झूठा बोलते हैं ना अपन, सफेद झूठा। तो आर्टेरियल थ्रोम्बोसिस इज व्हाइट लायर। एल मतलब, एल एल मतलब क्या होगा, लाइन ऑफ जेन प्रेजेंट होंगी इनमें। आई मतलब इनकम्प्लीट ल्यूमेन ऑब्स्ट्रक्शन। ए मतलब आर्टेरियल थ्रोम्बोस, एंड आर मतलब रेट्रोग्रेड ग्रोथ। बस हो गया भाई आपका, बाकी सब आप अपोजिट करते चले जाना वीनस में। तो ऑल आर ट्रू आर्टेरियल थ्रोम्बोसिस एक्सेप्ट, एक्सेप्ट पूछे उन्होंने, रेट्रोग्रेड ग्रोथ बिल्कुल लायर। लायर में क्या चीज नहीं आती है, रेट्रोग्रेड ग्रोथ आती है, लाइन ऑफ ज़ेन आता है, पेरी एपिथेलियल इंजुरी पता नहीं, कंप्लीट नहीं इनकम्प्लीट आता है। तो एक्सेप्ट में आएगा अपना ये डी। इतना सिंपल था, ठीक है। एक बार देख लो इसको, स्टॉप करके देख लो इसको एक बार, ठीक है। ये लाइन ऑफ जेन क्या होती है, लाइन ऑफ जेन लाइन बिटवीन प्लेटलेट और आरबीसी के बीच में जो एक लाइन बन रही है उसको अपन कहते हैं। आइडेंटिफाई द इमेज बिलो, जो भी इमेज है वो क्या है, आप लोग समझ गए होंगे किस चीज की इमेज है, पर इसको एक बार अपन देख लेते हैं, ठीक है।
होमेराइट स्यूडोरोसेट वर्सेस ट्रू रोसेट। होमेराइट स्यूडोरोसेट वर्सेस ट्रू रोसेट। ठीक है। स्यूडो मतलब क्या होता है? झूठा। तो झूठा कौन होते हैं? झूठा मैन होते हैं। ठीक है। अभी वैसे जनरेशन बदल रहा है। ठीक है। अपोजिट जेंडर वाले ज्यादा हो गए झूठे। ठीक है। चलो, इसके बारे में बात नहीं करते, नहीं तो फेमिनिस्ट लोगों के आ जाएंगे भाई मैसेज। ठीक है। ओके। मैन। एम फॉर मेड्यूलोब्लास्टोमा, ई फॉर एविंग सार्कोमा एंड एन फॉर न्यूरोब्लास्टोमा। तो ये तीन है जो होमेराइट स्यूडोरोसेट में आते हैं, मेड्यूलोब्लास्टोमा, एविंग सार्कोमा एंड न्यूरोब्लास्टोमा। ठीक है। झूठे लोगों का क्या होता है? दिल कैसा होता है? झूठे लोगों का दिल मैला होता है। तो आप देख सकते हो इन लोगों का दिल कितना मैला है। लेकिन वही जो सच्चे लोग होते हैं, सच्चे लोगों का दिल क्या होता है? एकदम सफेद। एकदम सफेद होता है। तो ट्रू रोजेट को और क्या बोलते हैं अपन? फ्लेक्सनर विंस्टीनर रोजेट। फ्लेक्सनर विंस्टीनर रोजेट। और ये किसमें पाया जाता है? रेटाइनोब्लास्टोमा में। रेटाइनोब्लास्टोमा में कौन सा क्रोमोसोम का डिलीशन होता है? 13q14। 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 ठीक है। तो फ्लेक्सनर विंस्टीनर रोजेट, 13q14 ट्रू रोजेट, और होमेराइट स्यूडो रोजेट मेडुलोब्लास्टोमा, एमिसाइक्मा, न्यूरोब्लास्टोमा। ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हो दिल इनका सफेद है। सफेद दिल किनका है? बच्चों का है, रेटाइनोब्लास्टोमा। ठीक है। सफेद दिल किनका है? अच्छा दिल, सफेद दिल किनका है? रेटिनोब्लास्टोमा बच्चों का है। तो रेटिनोब्लास्टोमा बच्चों में ही होता है ना। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट। ये एक इमेज है। ये एक इमेज है, किसकी वजह से होता है? डीएनए रिपेयर जीन डिफेक्ट की वजह से होता है। चलो, तो ये इमेज का एक बार बारे में अपन देख लेते हैं। ये इमेज है जिसको अपन क्या बोलते हैं? जेरोडर्मा पिगमेंटोसा। पिगमेंटेशन हो गया, जेरोडर्मा पिगमेंटोसा। किसकी वजह से होता है? न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन जीन रिपेयर की वजह से होता है। पीवाईक्यू है, 1000 बार पूछा गया है। न्यूक्लियर एक्सचेंज एंजाइम रिपेयर, जेरोडर्मा पिगमेंटोसा। वही मिस मैच रिपेयर किसकी वजह से होता है? एचएनपीसीसी की वजह से होता है। हेरिडिटरी नॉन पॉलिप कोलोरेक्टल कैंसर। याद कैसे करेंगे अपन इसको? मिसमैच। मिसमैच मतलब जेंडर मिसमैच। जेंडर मिसमैच किसमें हो जाता है? गे लोगों में हो जाता है। कि भाई मैं लड़का हूं, मेरे को लड़की से ही प्यार करना है, लेकिन उनमें जेंडर का मिसमैच हो जाता है। तो इसलिए गे। लेकिन गे लोगों का मोड ऑफ प्लेजर क्या होता है? कोलॉन। मोड ऑफ प्लेजर क्या होता है उनका? कोलॉन। तो ऑफ कोर्स कोलोरेक्टल कैंसर, एचएनपीसीसी, हेरिडिटरी नॉन पॉलिप कोलोरेक्टल कैंसर, कोलॉन, ये लोगों में मिसमैच। वही न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन जीन रिपेयर किसकी वजह से होगा? सॉरी, ये क्या कराएगा? जेरोडर्मा पिगमेंटोसा कराएगा। ठीक है। तो इस तरह से आप याद रखिएगा। एक और एक पूछा जाता है, वो नीट में पूछा गया था, एटीएम जीन रिपेयर। ये किसमें होता है? टेलेंजेक्टेसिया। सो अटेक्सिया, टेलेंजेक्टेसिया। ओके, आगे बढ़ते। नेक्स्ट। चाइल्ड प्रेजेंट विथ थाइमिक हाइपोप्लेजिया। भाई खत्म ही कर दो, थाइमिक हाइपोप्लेजिया मतलब टी सेल डिक्रीज हो गए। तो क्या होगा अपना? डीजॉर्ज सिंड्रोम। एससीआईडी में क्या होता है? एडीए की डेफिशिएंसी होती है। विस्कोट सिंड्रोम में वेस्ट जीन म्यूटेशन होता है, जिसमें वाटर अपन ने पढ़ा था। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, एक्जिमा, रिकरेंट बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ब्रूटन डिजीज, बी सेल डिक्रीज होती है। बी सेल डिक्रीज होती है, और इसमें कौन सा म्यूटेशन होता है? टायरोसिन काइनेस का म्यूटेशन होता है। ठीक, पढ़ा था अपन ने। आगे बढ़ते। नेक्स्ट। म्यूकोसल मेलानोसिस एंड हेमाटोमेटस पॉलिप आर सीन इन। म्यूकोसल मेलानोसिस एंड हेमाटोमेटस पॉलिप किस में दिखता है? प्यूट जेगर डिजीज में दिखता है। प्यूट जेगर डिजीज क्या होता है भाई? पी फॉर पिगमेंट, ओरल पिगमेंटेशन। इस तरह से आप देख सकते हो, ओरल पिगमेंटेशन। जे फॉर जेजुनल पॉलिप, मतलब ही हमाटोमेटस पॉलिप। और ये पॉलिप कितने होते हैं? 2 से 3 पॉलिप होते हैं बस। डिजीज मतलब ऑटोसोमल डोमिनेंट। डिजीज मतलब ऑटोसोमल डोमिनेंट। ठीक है। तो इसमें क्या होता है? ऑफ कोर्स म्यूकोसल मेलाना, मतलब म्यूकोसा में मेलेनिन मतलब पिगमेंटेशन आ गया है, और पॉलिप हो गया, तो प्यूरजेगर डिजीज हो गया। ठीक है। ये जो है, a 10-year-old child presents with bleeding per rectum. Colonoscopy shows 2 polyp in colon and rectum. Polypectomy was done and histology is shown below. ये कैसा पैटर्न है? ये ऑफ कोर्स ये तो एक पॉलिप है। ये पॉलिप है, और ये कैसा पैटर्न दिखा रहा है? हमारा सॉरी, आर्बोरेटरी पैटर्न। तो जो पॉलिप है, कैसा दिखाएगा? आर्बोरेटरी पैटर्न। ये किस में दिखता है? प्यूट जेकर डिजीज में दिखता है। ठीक है। प्यूट जेकर डिजीज में दिखता है। लेकिन अगर ये जो पॉलिप है, ये पॉलिप अगर मोर देन 100 हो जाए, पॉलिप अगर मोर देन 100 हो जाए, तो इसको अपन क्या कहते हैं? फैप, फैमिलियल अबिडोमेटस पॉलिप। फैमिलियल अडिनोमेटस पॉलिप। ओके। नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। ये पेज तो खत्म ही कर दो, कुछ नहीं है इस पेज में।
पढ़ लिया अपन नहीं। चलो, chronic granulomatous disease CGD, chronic granulomatous disease, phagocyte can't kill the pathogen। ठीक है, phagocyte जो है वो पैथोजन किल नहीं कर पाता है, किसकी वजह से? ड्यू टू डिफेक्ट इन NADPH ऑक्सीडेज PYQ, नीट का पूछा गया था ये। ठीक है, chronic granulomatous disease ड्यू टू डिफेक्ट इन NADPH ऑक्सीडेज। और कौन सा टेस्ट अपन परफॉर्म करते हैं? नाइट्रोब्ल्यू टेट्राजोलियम क्लोराइड टेस्ट। एक अपन ने पढ़ा था ट्राइफिनाइल टेट्राजोलियम क्लोराइड टेस्ट, पढ़ा नहीं अपन ने? पढ़ेंगे, नहीं पढ़ा है अपन ने। ट्राइफिनाइल टेट्राजोलियम क्लोराइड टेस्ट, वो अपन किस लिए कर रहे थे? एमआई के लिए कर रहे हैं। और ये क्या है? नाइट्रो ब्लू टेट्राजोलियम क्लोराइड टेस्ट, ये किसके लिए कर रहे हैं अपन? ये अपन इसके लिए CGD के लिए कर रहे हैं। ठीक है? चेडिक हिगाशी सिंड्रोम, चेडिक हिगाशी सिंड्रोम, चेडिक हिगाशी सिंड्रोम, सी से चेडिक, सी से चमकता हुआ बच्चा। हाँ, ये क्या बात हुई भाई, चमकता हुआ बच्चा, इसका मतलब क्या हुआ? चेडिक हिगाशी चमकता हुआ बच्चा, चलो देखते हैं अपन। चेडिक का निमोनिक क्या है? चेडिक। सी फॉर CNS या फिर न्यूरोलॉजिकल डिफेक्ट। HE मतलब हिमोरिज, हिमोरिज क्यों हो रही है? क्योंकि इजी ब्रूजिंग हो रही है। DI मतलब डिक्रीज इम्यूनिटी, डिक्रीज इम्यूनिटी तो क्या हो गया उसको? रिकरेंट बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते रहेगा उसको। ए फॉर एल्बिनिज्म, अभी समझा मैंने क्यों बोला उसको चमकता हुआ बच्चा? क्योंकि चेडिक हिगाशी में क्या होगा? एल्बिनिज्म होगा, चमकता हुआ बच्चा, और ऑटोसोमल रिसेसिव। के फॉर, के बाद क्या आता है? के बाद एल आता है, तो लीस्ट प्रोटीन डिफेक्ट। तो चेरिक हिगाशी सिंड्रोम में क्या होता है? लीस्ट प्रोटीन डिफेक्ट होता है। अब इसके ऊपर क्वेश्चन देख लेते कैसे आते हैं। 7 साल का बच्चा है, वॉज ब्रॉट विद हिस्ट्री ऑफ रिकरेंट इन्फेक्शन, अपीयरेंस ऑफ चाइल्ड इज शोन बिलो, चमकता हुआ बच्चा, और पेरिफेरल स्मेयर भी दिखा रहा है। तो ये क्या हो गया? चेरिक हिगाशी सिंड्रोम। चलो, पेरिफेरल स्मेयर में क्या होता है? जाइंट ग्रेन्यूल्स इन द न्यूट्रोफिल, ये न्यूट्रोफिल है, न्यूट्रोफिल में क्या हो गए? जाइंट ग्रेन्यूल्स आ गए। जैसे कि आप देख सकते हो, ये मल्टी लोब्ड है, ये मल्टी लोब है न्यूट्रोफिल, और यहाँ पे आप देख सकते हो जाइंट ग्रेन्यूल्स जमा हो गए। तो ये क्लासिकल प्रेजेंटेशन है चेरिक हिगाशी सिंड्रोम का। क्रोनिक ग्रैनिलोमेटस डिजीज NADPH ऑक्सीडेज की डेफिशिएंसी होती है इसमें। बिस्कॉट एलरी सिंड्रोम वेस्ट जीन का म्यूटेशन होता है, क्रोमोसोम नंबर 1123। टीजॉस सिंड्रोम टी सेल हाइपोप्लेजिया, मतलब ये टी सेल डिक्रीज, मतलब ये थाइमिक हाइपोप्लेजिया होता है इसमें। वो होता है डीजॉर्ज सिंड्रोम। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। ये तो हो गया अपना खत्म, सिलेक्ट डिजीज भी अपने कर दिया। चलो, कुछ कुछ अलग टाइप के म्यूटेशन होते हैं, वो अपने को पढ़ने का है। जैसे कि एनकारिन जीन म्यूटेशन, सबसे पहला क्या है? एनकारिन जीन म्यूटेशन हेरिडिटरी स्प्रोसाइटोसिस में पाया जाता है। ठीक है, एनकारिन जीन म्यूटेशन। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्या है अपना? आरबी जीन म्यूटेशन रेटाइनोब्लास्टोमा। वेस्ट जीन म्यूटेशन विस्कॉट एलरिच सिंड्रोम। STK11 प्यूट जेगर डिजीज, अरे ये तो पता नहीं भूले मैं आपको। प्यूट जेगर डिजीज में किस का म्यूटेशन होता है? STK11 का म्यूटेशन होता है। ठीक है, प्यूट जेगर डिजीज STK11। चलो, लिस्ट तो चेडिक हिगाशी जस्ट अभी जस्ट मैंने पढ़ा। ADA SCID, टायरोसिन काइनेस की डेफिशिएंसी, बी सेल डिक्रीज, मतलब ये ब्रूटॉन डिजीज में होता है। ठीक है, डिफेक्टिंग ग्लाइकोप्रोटीन 2B3 है, ग्लैंसमैन थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। चलो सॉरी, ये तो अच्छे से लिखने दो, ग्लैंसमैन थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। चलो, NADPH ऑक्सीडेज की डेफिशिएंसी, क्रोनिक ग्रैनुलोमेटस डिजीज। JAK2 जीन म्यूटेशन, पॉलीसाइथेमिया वेरा। और जैकस्टेट ग्रोथ हार्मोन। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको याद रखनी है, ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है और याद रखनी है। चलो आगे बढ़ते हैं। 1 साल का इन्फेंट है, इज हैविंग फेशियल ट्विचिंग। फेशियल ट्विचिंग क्यों हो रही है उसको? क्योंकि उसको हाइपोकैल्सीमिया हो रहा होगा। हाइपोकैल्सीमिया होने की वजह से फेशियल ट्विचिंग, सीजर्स एंड रिकरेंट साइनोपल्मोनरी इंफेक्शन। ही आल्सो हैव had an episode of lung abscess and meningitis. Which of the following finding is expected in these children? Absent thyroid gland increase, ये क्या है? सबसे पहले तो अपने को डायग्नोसिस पे पहुंचना है कि डायग्नोसिस क्या होगा। चलो, अपन डीजॉट सिंड्रोम पढ़ते हैं। डीजॉट सिंड्रोम में क्या होता है? टी सेल का डिक्रीज होता है, जिसमें थाइमिक हाइपोप्लेजिया होता है, थाइमिक हाइपोप्लेजिया होता है। ठीक है, चलो, इसमें अपने को क्या याद रखने का है? Catch-22 याद रखने का है। C फॉर कार्डियक एब्नॉर्मेलिटी, A फॉर एबनॉर्मल फेस, थाइमिक एप्लेजिया, क्लेफ्ट पैलेट, हाइपोकैल्सीमिया, 22q11 का डिलीशन।
हाइपोकैल्सीमिया से क्या होता है, फेशियल ट्विचिंग होती है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो। हाइपोकैल्सीमिया के दो साइन होते हैं, चेवोस्टेक साइन एंड ट्रोजियर साइन। चेवोस्टेक साइन क्या होती है, अगर आप फेशियल मसल को टैप करोगे तो वहां पे आपको ट्विचिंग दिखेंगी। ट्रोजियर साइन क्या होती है, अगर आपने बीपी कर्व को इन्फ्लेट किया तो यहाँ पे ऐसा ऊपर की तरफ आ जाएगा। तो ये चेवोस्टेक साइन एंड ट्रोजियर साइन। तो आपको तो पता चल गया ये क्या है, डी जॉर्ज सिंड्रोम है। अब आपको बस कैच 22 लगाने का है और आंसर मार्क करने का है। एब्सेंट थायराइड ग्लैंड मैंने आपको पहले ही बता दिया था, पैराथायरॉयड ग्लैंड होता है एब्सेंट। थायराइड नहीं होता है, पैराथायरॉयड होता है, तो ये तो पहला ऑप्शन नहीं है। इंक्रीज आईजीएम पता नहीं, अट्रेजिया ऑफ जर्मानर सेंटर पता नहीं, कॉन्जेनिटल हार्ट डिफेक्ट आप देख सकते हो। कैच 22 में क्या आता है, कार्डियक एब्नॉर्मेलिटी आती है। एब्नॉर्मल फेस थाइमिक एप्लीजिया, क्लेफ्ट पैलेट, हाइपोकैल्सीमिया 22q11, तो इसमें क्या होंगे, कॉन्जेनिटल हार्ट डिफेक्ट। तो कुछ इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, याद रखना ये सब नीट में पूछा गया है आपसे। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बॉडीज एंटीबॉडीज कुछ देख लेते, एंटी जीबीएम। जीबी रोड में आपको क्या मिल रहा था, गुड पेस्ट्रीज मिल रहे थे आपको, तो गुड पास्चर सिंड्रोम। एंटी टीपी एंटीबॉडी, हशीमोटो थायरॉइडाइटिस, हशीमोटो थायरॉइडाइटिस, आई होप आपको पता होगा, हशीमोटो वर्सेस ग्रेव्स डिजीज आपको पता होगा। एंटी लैट्स एंटीबॉडी, जो लकड़ी के जो लैट्स रहते हैं वो कहाँ पे अपन गाड़ते हैं, जो ग्रेव रहती है ना, ग्रेव में गाड़ते हैं, ग्रेव डिजीज। तो लैट्स कहाँ पे गाड़ते हैं अपन, लकड़े के लैट्स, ग्रेव डिजीज। एंटी सीसीपी एंटीबॉडी इज रोमेटॉइड आर्थराइटिस, रोमेटॉइड आर्थराइटिस। रोला, रोला ऑक्सफर्ड डिक्शनरी में किस चीज का रोला है, जो डिफिकल्ट वर्ड है उनका रोला है। तो डिफिकल्ट वर्ड क्या है, जॉगरेन सिंड्रोम। आप देख सकते हो जॉगरेन कितना डिफिकल्ट वर्ड है, तो उसका ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में क्या है, रोला है। जॉगरेन होता क्या है, जॉगरेन होता है ड्राई, 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 मतलब ड्राई आईज रहेंगे इसमें, ड्राई माउथ रहेगा इसमें, सिक्रीशन जो है बॉडी सिक्रीशन कम हो जाएंगे। अगर ड्राई आईज हो गए तो गिटी फीलिंग होंगी, ठीक है, ऐसा लगेगा कि कुछ तो भी धूल मिट्टी फंसी हुई है। ड्राई माउथ है तो डिफिकल्टी इन स्वॉलोइंग हो जाएगा उसको, ठीक है, स्वॉलो बराबर नहीं कर पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, टोपो आइसोमरेज, एंटी टोपो आइसोमरेज एंटीबॉडी स्क्लेरोडर्मा, ठीक है। जोवन मतलब ही यौवन, आओ राजा आओ मेरे यौवन से खेलो, यौवन से खेलो मतलब मेरी स्किन से खेलो, स्किन मतलब डर्माटोमायोसाइटिस, ठीक है। एंटी सेंट्रोमेर एंटीबॉडी, क्रेस्ट सिंड्रोम। चलो, टट्टा जी कहाँ पे मिलता है आपको, सिलेक डिजीज में मिलता है आपको, सिलेक डिजीज में आपको क्या मिल रहा है, टट्टा जी मिल रहे हैं, ठीक है। एसएलई, एसएलई के मोस्ट सेंसिटिव मार्कर क्या है, मोस्ट स्पेसिफिक। सेंसिटिव कौन है भाई, आना नाम की एक रशियन लड़की है जो बहुत सेंसिटिव है, हाथ लगाओ डर जाती है। आना को अपन कितना पेल रहे पकड़ के, आपने भी देखा। सॉरी, मतलब आना, आना जो है रशियन वर्ड है, बहुत यूजफुल है। जैसे कि एनाफिलिस में अपन ने यूज किया था। एनाफिलिस क्या है, एक आना नाम की रशियन लड़की जो बहुत सोफिस्टिकेटेड है और क्लीन वाटर में ब्रीड करती है, क्लीन वाटर बात करती है, क्लीन वाटर में ब्रीड करती है। अभी आना नाम की एक रशियन लड़की जो बहुत सेंसिटिव है, और अपन ने आना देखा था, एनाप्लेजिया देखा था अपन ने, एनाप्लेजिया देखा था, इसको क्या पसंद है, घूमना पसंद है, तो ये सराउंडिंग टिश्यू को भी अफेक्ट कर देती है। तो अपन ने पढ़ा था आना, ठीक है। मोस्ट स्पेसिफिक क्या है, एंटीस्मिथ एंटीबॉडी। एक ऐसा कौन सा एंटीबॉडी है जो प्लासेंटा क्रॉस करता है और नियोनेटल लुपुस कराता है, प्लासेंटा क्रॉस करके बच्चे को नियोनेटल लुपुस कराता है, तो पहले अपन ने देखा था रोला, रोला किसका था, जॉगरेन का। लेकिन ओनली रो की बात करें तो वो किसमें मिलता है, एसएलई में मिलता है, प्लासेंटा क्रॉस करके नियोनेटल लुपुस कराता है। ऐसा कौन सा एंटीबॉडी है जो रिकरेंट अबॉर्शन कराता है, तो वो था एप्लस। एप्लस क्या कराता है, रिकरेंट अबॉर्शन कराता है, ठीक है। इतनी चीजें सभी को पता होनी चाहिए। टाइम रिलेटेड एमसीक्यू भी आते हैं, टाइम रिलेटेड एमसीक्यू, कि किसमें पीटी बढ़ता है, प्रोथ्रोम्बिन टाइम, ब्लीडिंग टाइम, एपीटीटी किसमें बढ़ता है किसमें घटता है, ये सब पूछा जाता है। चलो, बीटी बढ़ता है, बीटी कब होती है आपकी भाई, बीटी कब होती है, जब आप कोई डिफिकल्ट वर्ड देख लेते हो, एग्जाम हॉल में आपने कोई डिफिकल्ट वर्ड देख लिया तो आपकी क्या हो जाएंगी, बीटी हो जाएंगी। तो जब भी आप डिफिकल्ट वर्ड देखते हो, जैसे बर्नौट शॉलिन सिंड्रोम, विस्कोट एल्रिच सिंड्रोम, गैलेंजमैन थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, इम्यून थ्रोम्बोसाइटिक पुरपुरा, अरे भाई इतने डिफिकल्ट वर्ड है, मेरी तो बीटी हो गई। चलो, वॉर, वॉर में कौन जाते हैं, आर्मी वाले जाते हैं, और आर्मी क्या करते हैं, पीटी करते हैं। तो वॉरफेयर टॉक्सिसिटी में क्या होता है, पीटी टाइम बढ़ जाती है, ठीक है। हीमोफीलिया में क्या होता है, एपीटीटी बढ़ती है, हीमोफीलिया में एपीटीटी बढ़ती है, पीवाईक्यू है आपका ये, ठीक है। तो जब भी कोई डिफिकल्ट वर्ड सुना मैंने तो मेरी बीटी हो गई। वॉर में कौन जा रहे हैं, आर्मी वाले जा रहे हैं, तो इसमें पीटी बढ़ता है, हीमोफीलिया में एपीटीटी बढ़ता है,
वॉन विली ब्रांड, एक्सीलेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। इसमें पी बीटी और एपीटीटी दोनों बढ़ता है। वॉन विली ब्रांड में क्या होता है, बीटी एपीटीटी दोनों। एक तो क्या है, वॉन विली ब्रांड इतना डिफिकल्ट वर्ड है, सुनते बराबर मेरी बीटी हो गई, और इसमें एपीटीटी भी बढ़ता है। ठीक है, ठीक है, तो किसको अपन कैसे याद रखेंगे, वॉन विलिब्रांड इतना डिफिकल्ट वर्ड है, मेरी तो बीटी हो गई। और एपीटीटी आप देख सकते हो, टी दो बार रिपीट हो रहा है और विली में भी दो बार एल रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो वॉन विलिब्रांड बीटी एपीटीटी दोनों पढ़ता है। ठीक है, 10 साल का बच्चा है, प्रेजेंटेड विद कंप्लेंट ऑफ रिकरेंट एपिस्टेसिस एंड पेन एंड स्वेलिंग इन बोथ नी, एक्सरे नी गिवन बिलो, कोएगुलोग्राम रिवील, बीटी नॉर्मल है, नॉर्मल बीटी और पीटी है, बट प्रोलॉन्ग एपीटीटी, प्रोलॉन्ग एपीटीटी किसमें होता है, हीमोफीलिया में होता है। आप बोलोगे वॉन विलिब्रांड में भी तो होता है, बट वॉन विलिब्रांड में बीटी भी बढ़ता है, यहाँ पे आप देख सकते हो बीटी नॉर्मल है। तो इसमें क्या हो गया आंसर, डेफिशिएंसी ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर 8 और 9। हिमोफीलिया ए, बी, सी, डिफिक्टिंग क्लॉटिंग फैक्टर 8, 9, 11, ये दोनों क्या होता है, एक्सट्रीम रिसेसिव, और ये होता है ऑटोसोमल रिसेसिव, पढ़ा है अपने। डिफिक्टिंग ग्लाइकोप्रोटीन 2b3 ये क्या होता है, ग्लैंड्समैन थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होता है, याद रखना है आपको, डिफिक्टिंग ग्लाइकोप्रोटीन 2b3 ग्लैंड्समैन थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होता है। ठीक है, चलो guys, अभी तक के अपना यही था, पार्ट 4 अपन यही तक के रखते हैं, डबल रिकॉर्डिंग हो गई मेरी। आई होप इस बार आ जाए आवाज। आज के आज मैं पार्ट 5 अपलोड करने की कोशिश कर दूंगा। ठीक है, तो पढ़ते रहिए, लाइक प्लीज करिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, क्योंकि श्योर शॉर्ट टॉपिक्स है, सबके लिए बेनिफिशियल होगा। 2x की स्पीड में देख के खत्म कर दो, और सब्सक्राइब कर दो यार, मेरे को भी अच्छा लगेगा कि लाइक करोगे, लाइक्स अगर बढ़ रहे हैं तो मेरे को भी मजा नहीं आएगा यार। ठीक है, चलो गाइस, मिलते हैं अपन। ठीक है, पार्ट 5 के साथ मिलते हैं अपन बाद में, चलो बाय बाय।